मैं अब बात करूँगा पॉलिटिकल थॉट्स पे और कई चीज़ों पे। ठीक है, अपने सर्कमस्टेंसेस के बारे में बात करूँगा। तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं अभी जिस तरीके से बात करूँ वो फ्रेंडली मतलब कि नॉर्मली करूँ, ताकि इसको मैं समझ अंडरस्टैंड ही कर सकूँ। क्योंकि आजकल मेरे संग क्या हो रहा है, मेरा एक तो थोड़ा सा फीवर है, शरीर में थकान सी है, तो वॉइस जो है क्रैकिंग हो रही है। वो क्रैकिंग वॉइस क्या कर रही है, बार बार मुझे डिस्टर्ब कर रही है कि एक तो मेरा दिमाग सही से नहीं एक्टिवली वर्क कर रहा। एक्टिवली वर्क कैसे होता है, जैसे मान के चलो कुछ बोल रहा हूँ मैं, उस समय में मेरा गला बार बार सूख रहा है, या डस्ट और पार्टिकल्स जो है मुझे वो कर रहे हैं इशू। ये सब होता रहता है। अब मैं बात करना चाहूँगा पॉलिटिकल थॉट के बारे में। पॉलिटिकल थॉट क्या डिस्क्राइब करेगा, या मैं पॉलिटिकल थॉट के बारे में बात कर रहा हूँ। अब समझना, 4 days पहले मैं सोच रहा मैं किताबें पढूं, क्योंकि किताबों से आपको लैंग्वेज परस्यू होती है। मुझे लैंग्वेज नहीं थी आती थी, तो इसलिए मैंने लैंग्वेज के लिए किताबें प्रेफर करी मेरे दिमाग में मुझे। तो मैंने किताबें पढ़ने की सोची। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, कल की बात, कल मैं डिप्रेस बहुत था। डिप्रेस मतलब कि कुछ काम नहीं कर रहा था, कुछ वो नहीं कर रहा था। तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, पूरे दिन रील्स स्क्रॉल कर रहा था मैं। टाइम पास कभी कभार मैं करता हूँ, मुझे पता है अगर एक दिन जा भी रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। मैं एक दिन लॉस करके अपना दूसरा दिन फ़ायदे में उठाता हूँ। तो आज सुबह यही हुआ। आज सुबह मैं फ्रेंडली उठा। फ्रेंडली मैंने चीज़ों को मेक करा। मैंने कई मॉड्यूल्स सीखे। ये मॉड्यूल्स कैसे, जैसे कि मैंने कई मॉड्यूल्स ऐसे सीखे। पहले तो मैंने ये जाना कि पहले तो मैंने ये चीज़ देखी कि पॉलिटिकल थॉट्स के बारे में बताता हूँ मैं। जब मैं उठा तो मैंने कई चीज़ें सीखी, जैसे कि बतेरी चीज़ें कि आप कैसे अपने विचारों को वो कर सकते हो, बना सकते हो। जैसे मैंने एक मूवी देख रहा था, मूवी नहीं देख रहा था, एक्सप्लेन वीडियो देखता हूँ क्योंकि वो जल्दी हो जाती है। तो एक्सप्लेन वीडियो में मैंने ऐसे ही मैं देखना ये चाह रहा था फिलोसोफर्स और मैथमेटिशियंस की एक्सप्लेन मूवी, अपने दिमाग जैसे वालों की। तो मैंने देखा उसमें एक वो थी कि जिसमें जीने की राह नहीं होती किसी व्यक्ति में, जी क्यों रहे हम। फिलोसोफी कहानी थी वो, क्या बोलते हैं कि विथ इन फायर, फायर जो अंदर की आग होती है वो वाली मूवी थी। तो उस मूवी में एक्सप्लेन करा, बतेरा डीप एक्सप्लेन करा व्यक्ति ने कि कैसे हम यूँ सोचते हैं खाना पीना मौज ड्रग्स वगैरह ये सब चीज़ें, फिर साइकिल वही रिपीट। तो वो मरना चाहता है, ठीक है, वो पर्सन मरना चाहता है क्योंकि उसके पास जीने की कोई वजह नहीं है, कोई काम करने की वजह नहीं है। तो सोचता है वो सबसे पहले मैं अपने दोस्त जो पुराने दोस्त थे, शराब के दारू वारू के नशे ने उसे ऐसा कर दिया था। तो दारू वारू का नशा उसने छोड़ दिया। फिर वापस क्या बोलते हैं वो, अब पेरिस जाता है, अपने पुराने दोस्तों से मिलता है, तो हर दोस्त कहता है शराब छोड़ दी, बढ़िया है। हैं, देखो जो दोस्त पहले उसी की तरह था, दारू पीने वाला, बर्बाद हो गया था, जिस पे कुछ नहीं था, वो धार्मिक बन के सब कुछ वो करने लग गया। तो धीरे धीरे वो सब चीज़ों को पर्सपेक्टिव कर रहा। हर दोस्त के पास गया, हर दोस्त कह रहा तुम बढ़िया हो, तुम्हारे में क्वालिटी है, सब कुछ है, बढ़िया है, ठीक है, तुम सब कुछ कर सकते हो, ठीक है। बाहर से देख कर किसी को कुछ नहीं लग रहा कि ये अंदर से टूटा हुआ है, डिप्रेस्ड है। किसी ने ये भी नहीं पूछा कि भाई मैं तेरे सुनने को, एक राइटर दोस्त था, राइटर से भी बोला तो राइटर ने भी ज़्यादा कुछ लिखा। आखिर में उसने इन सब चीज़ों को ऑब्जर्व करके लेख लिखा, लिखा कि हम ये सब चीज़ें जो कर रहे हैं ये सब मीनिंगलेस है। डीप थिंकर मेरी तरह डीप थिंकिंग करने लग गया। इसके जो फिलोसोफर थे, उस एक्सप्लेनर ने बताया था, इसके जो फिलोसोफर थे वो फिलोसोफर भी कई बार सुसाइड करने की कोशिश करी, क्योंकि उन्हें भी ये पूरी दुनिया फिलोसोफर के दिमाग अलग चलते हैं।
अब मैं बताऊँगा फिलोसफी पे ही बात करूँगा मैं इससे। तो ये जो पीरियड ऑफ डिकेड था ये मैंने 1.5 महीने पहले बिताया था। जो ऐसे ही डिप्रेशन वाला वो था वो मैंने 1.5-2 महीने पहले उठाया था। देखो मेरा एक जो ब्रेन है ना, मेरा ब्रेन है हाइपर एक्टिव। जैसे मान के चलो मुझे कोई प्रॉब्लम हो रही है कि लेट अस सपोज मुझे डिप्रेस हो रहा है और मुझे करनी है सुसाइड, सपोज करो। तो मेरा दिमाग इतना हरामी है, मेरा दिमाग पता मुझे क्या कहेगा, आज मत कर, क्योंकि क्या पता दिमाग खेल खेल रहा हो। एक काम कर, एक तारीख लिख ले और इस तारीख को देखियो कि क्या अब तक दिमाग अपनी बात पे अटल है या नहीं है। यदि है तो यू अचीव दैट सुसाइड या डेथ। अब देखो ये सीक्वेंस सिंपल है। इस सीक्वेंस में ब्रेन की कैलकुलेशन देखो, ब्रेन अपने आप को कैसे समझाता है। मेरा AQ भी बहुत वो है। देखो 6 तरह के इंटेलिजेंस क्वेश्चन होते हैं, IQ, EQ, AQ, SQ और क्या बोलते हैं, IQ, EQ, SQ, AQ और भी तरह के होते हैं। मेरा सब में हाइपर एक्टिव ब्रेन है। बिकॉज मेरी इंटेलिजेंस की बात करूँ तो मैं मैथमेटिशियन हूँ। मेरा इंटेलिजेंस बहुत तेज़ है। मैं प्रश्न के उत्तर अगर मुझे देने होते हैं ना, जैसे कि मैं अगर किसी को टीच कर रहा हूँ, टीचिंग के टाइम पे मेरे हार्मोन्स इस तरीके से एक्साइट होते हैं कि मैं किसी भी प्रश्न का उत्तर सोचे बिना तुरंत दे देता हूँ आंसर डायरेक्ट। मेरी कैलकुलेशन बहुत फास्ट चलती है। EQ की, मेरा इमोशनल क्वोशेंट धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, स्टेबलाइज हो रहा है। EQ की, मैं जब भी कहीं से जैसे सुसाइड वो आए मेरे माइंड में थॉट, तो मैं उन्हें रिकवर करने के लिए तुरंत बैकअप करने के लिए न्यू प्लान मेरा तुरंत दे देता अपने। अभी क्यों करनी, 10 दिन बाद करेंगे ना, पहले देख तो ले इस ब्रेन को भी चेक करके क्या ये कैलकुलेशन कर रहा है नहीं कर रहा सही। पता चले फोर्स कैलकुलेशन देके बेचारा मरवा दे। दिमाग को लॉजिकली तोड़ दिया बिना किसी रिसर्च के, बिना किसी उसके, बिन जाने। ये भी इंटेलिजेंस है मेरे अंदर। AQ भी बहुत तेज है। स्पिरिचुअल क्वेश्चन बार बार पूछता रहता हूँ, मैं कर क्या रहा हूँ यहाँ पे, दिस इज़ माई गोल, व्हाट इज़ माई गोल, क्या है मेरा गोल, ये SQ हो जाता है। और भी तरह के हो जाता है, जैसे कि EQ हो गया, IQ हो गया, AQ हो गया, SQ हो गया, और जैसे कि CQ क्रिएटिव क्वेश्चन, नई नई रचनाएं कर देता हूँ मैं तुरंत नई नई बता देता हूँ, जैसे थॉट ऑफ वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ये सारी चीज़ें थ्योरेटिकल। तो ये सब चीज़ों में मेरा दिमाग तेज है, तो इसलिए मैं ससुरा कमबख्त मरता नहीं। मैं बैकअप बड़ी जल्दी कर लेता हूँ किसी भी चीज़ से। किसी भी परिस्थिति में अगर मुझे तंग कर रही है, ठीक है, मैं डिप्रेस रहता हूँ, मैं डिप्रेशन में इसलिए तो सीख लेता हूँ। और व्यक्ति डिप्रेशन में सोचते हैं हाय मर गया, वो कर गया, वो ये कर गया, या मुझसे जिया नहीं जा रहा, मुझसे निकला नहीं जा रहा। मैं बड़ा आराम नहीं हूँ। मैं किसी से अगर लड़ाई करके बैठ गया और मेरी सैडनेस हो रही है, अगले पल ही मैं मूड चेंज, बिकॉज आई एम केओटिक पर्सन। अब केओस क्या है, देखो आज मैंने कई सारे मॉड्यूल्स सीखे, तो इन्हीं मॉड्यूल्स के बारे में बात करूँगा मैं। केओस क्या है, केओस ऐसी चीज़ है जो आपको दिखाती है एंडलेस, आपको दिखाती है न्यू। केओटिक मतलब कि केओटिक पर्सन मतलब कि जो बदल रहा है, जो चेंज हो रहा है, वो केओटिक। वैसे मैंने इसका कुछ और मतलब आज जाना था, पर मैं अभी बता दूंगा 2-3 कुछ मिनट बाद, दिमाग जैसे ही कंट्रोल होगा। देखो हमारे क्या होते हैं, जब मैं कम्युनिकेट कर रहा हूँ, जब मैं किसी से टीच कर रहा हूँ, किसी को पढ़ा रहा हूँ या किसी को बता रहा हूँ या अपने आप को ही बता रहा हूँ, जैसा अभी बता रहा हूँ, तो मेरा ब्रेन धीरे धीरे मेरे सेक्शंस को ऑन करेगा। कैसे, पहले मेरा इमोशनल ब्रेन जो कि बात कर रहा है मुझसे, धीरे धीरे जब मैं लॉजिकल बातें कर रहा हूँ तो मेरा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, ऐसे कर करके ब्रेन के कई सारे कंपोनेंट्स एक संग वर्क करने लग जाएंगे। जब मैं किसी को पढ़ा रहा हूँ, कोई मेरी बातें सुन रहा है मज़े में, तो मेरे अंदर हार्मोन्स ऐसे एक्साइट होएंगे कि आज तो लीडरिंग कर देनी है, तो लीडर के अधिकतर कंपोनेंट्स वर्क करते हैं। मेरा ओवरऑल ब्रेन अलग ही फ्रीक्वेंसी पर वर्क करेगा, मैं नई नई रचनाएं करने लग जाऊँगा, बिकॉज आई एम मेरा हाइपर एक्टिव ब्रेन है। अभी मुझे पता कैसे चली मेरा हाइपर एक्टिव ब्रेन है। मैं एक बार ऐसे ही डिप्रेशन में रिसर्च कर रहा कि व्हाट इज़ डिप्रेशन, डिप्रेशन होता क्यों है, क्यों मेरे ब्रेन ने मुझे
थिंकिंग क्या डाल दी। देखो मैं ब्रेन को क्यों यूनिवर्सल कनेक्ट करता हूँ और माइंड को यूनिवर्सल कनेक्ट क्यों नहीं करता। हमारे दो मन एक ब्रेन होता है। एक ब्रेन जो ब्रह्मांड से कनेक्ट होता है, एक मन जो हमारे अंदर होता है, जो हमारी इंटेलिजेंस सब कॉन्शियसनेस को डिनोटेड करता है। एक ब्रेन, एक माइंड जो हम खुद है, मतलब हम खुद एक कॉन्शियसनेस है। ठीक है, तो दो मन हो गए, एक ब्रेन हो गया। जो ब्रेन है वो ब्रह्मांड से कनेक्टेड रहता है, यूनिवर्स से। जब मैं यूँ सोच रहा था कि मेरी जीने की कोई मतलब नहीं है, तो मेरा ब्रेन जो था, मेरे ब्रेन ने मुझे क्या दिखाया टीवी में। अब एक चीज़ देखो, क्यों कर रहा हूँ मैं ब्रह्मांड से कनेक्ट। आपके सर्कमस्टेंसेस उसी तरह से वर्क करते हैं, क्योंकि नेचर लॉजिकल डायमेंशन पर चलता है रियलिटी में। और लॉजिकल का मतलब होता है कनेक्टिविटी, आपस में कनेक्ट होना। तो ये जो कनेक्टिवनेस है, देखो मेरे ब्रेन और मेरे यूनिवर्स की कैसे कनेक्टिवनेस है। जैसे ही मैंने ऐसी चीज़ सोची तो मेरे ब्रेन ने क्या करा, यूनिवर्स को कहा सिग्नल मेरे सर्कमस्टेंसेस पर। मेरे सर्कमस्टेंसेस वो बिल्ट होगा जो मेरा परसेप्शन तय करेगा। मेरा परसेप्शन जहाँ जहाँ से प्रभावित होगा वो मेरा सर्कमस्टेंस कहलाएगा। जितनी मेरे फंक्शन लिमिट्स पर होंगे वो लिमिट मेरा सर्कमस्टेंस कहलाएगा। मैं अगर एक कमरे के अंदर हूँ और कमरे के बाहर का एक्सटर्नल इन्वायरमेंट मुझ पर कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा, तो ये कमरा ही मेरा ओनली सर्कमस्टेंस है। ठीक है, बस ये जो सर्कमस्टेंसेस है इस पर जब मैं वर्क कर रहा हूँ तो अब यहाँ पे देखना, मैंने सोचा यार मेरे जीने का मतलब नहीं है। तो मैंने जैसे ही उस दिन मैं CID देख रहा था, CID मेरे को आदत पड़ गई थी वहाँ पे 2-3 दिन पहले नानी के यहाँ। CID देखा तो CID में लिखा कैसे वो दिमाग को मैनिपुलेट कर लेता है। डिप्रेस लोग कैसे फांसी लगा लेते, लोग लगा लेते। तो मेरे दिमाग में पता क्या गया, मेरे दिमाग ने कहा, दिमाग ने मौके पे चौका मारा। दिमाग ने कहा मन को, ऊपर वाले मन को, देख इसे समझा, देखिए सुसाइड की बात कर रहा है, देख कभी डिप्रेशन का शिकार ना हो। मेरे बड़े वाले मन ने मुझे कहा देख भाई देख, बात तो सही है, क्या हो सकता है नहीं हो सकता। मैंने कहा यार कमबख्त भूतनी का मरने नहीं देता, ससुरा कहीं नए नए बवाल चौदह लाता रहता है। फिर मैंने रिसर्च कर रहा, डिप्रेशन वो इस डिप्रेशन कि जो मैं चीज़ कर रहा हूँ क्या वे डिप्रेशन में आता ही नहीं आता। तो मुझे पता चला, तो मुझे कई चीज़ें पता चली गूगल से। वहीं मुझे हाइपर एक्टिव इंटेलिजेंस के बारे में पता चला, तो फिर मैंने इनके बारे में रिसर्च मारा। मैंने कहा इनके ट्रेड्स क्या है, अगर ये हाइपर हो जाता, हाइपर का मतलब किस तरीके के ट्रेड दिखाएगी। वो सारे ट्रेड्स मुझसे मैच खा रहे भाई, हर तरह के ट्रेड। जैसे कि CQ में कोई भी रचना बिन सोचे समझे कर देना। अब मैं जो कॉम्प्लेक्स मॉड्यूल बोलता हूँ वो कॉम्प्लेक्स मॉड्यूल यहाँ से थोड़ी ना होते हैं। मैं जब कॉम्प्लेक्स मॉड्यूल बोल रहा था हूँ तो वो कॉम्प्लेक्स मॉड्यूल इस धरती के थोड़ी ना होते हैं, या मैं गैलेक्सी में थोड़ी ना चक्कर मार के आया हूँ कि चक्कर मार के मैं बोल रहा हूँ। मैं तो आंखें बंद करके बोल दे रहा हूँ यूँ ही। अब वो जब मेरा दिमाग लॉजिकल चल रहा है तो वो है मैच हो रहे हैं इस तरीके से। तो ये तो मेरा CQ हो गया। IQ की बात रही, ठीक है। EQ की बात रही, ठीक है। EQ की बात रही तो EQ में तो देख लो, एग्जांपल यही दे रहा हूँ मैं, मेरा ब्रेन किस तरीके से वर्क कर रहा है। SQ में, हाँ तो SQ में मैं ये प्रश्न बहुत पूछता था, मैं कर क्या रहा हूँ, कौन हूँ, मेरा अस्तित्व क्या है, ये सारी चीज़ें। ये इसलिए पूछता हूँ मैं ताकि मुझे अपना कार्य करने को पता चले कि मैं करना क्या है अभी प्रेजेंट टाइम पे। और ये पूरा ओवरऑल सर्कमस्टेंस मेरा IQ कहलाता है। मेरी आदत है बड़बोलापन, और मेरे अंदर की मुझे मेरा माइंड जो होता है सबकॉन्शियस माइंड वो मुझे बार बार कहता है तू दूसरों को ज्ञान मत दिया कर, तू ब्रूटल बन जा, ब्रूटल। बट मेरा वातावरण जिस तरीके का है वो मुझे ब्रूटल एब्सोल्युटली नहीं बनने देता, क्योंकि भारत सबसे गंदी जगह है। पर भारत में एक चीज़ और है, भारत में फेथ होती है और चालाकी नहीं होती, क्लेवरनेस नहीं होती। आजकल के लोगों में वो वेस्टर्न्स को देखकर है, पर जो हमारा खून है उसमें क्लेवरनेस नहीं है, हरामपंती नहीं है। कि अगर किसी के संग साथ चल रहे हैं तो साथ चलना ही है, धोखा देने वाली प्रवृत्ति हमारे खून में नहीं है। वो बाद में परिवर्तन हुआ है कि कुछ गंदे खून के पनप गए, बाकी क्लेवरनेस नहीं है।
क्यों? क्योंकि हम विश्वास रखते हैं कि हमें भी कोई देख रहा है। ये फियर हमें ये ध्यान रखता है कि हाँ भाई, गलत किसी के से गलत। हम पे एक इंटेलिजेंस और होती है कि हम दूसरे को देख लेते, दूसरे के पर्सपेक्टिव से देख लेते हैं कि जो हम कर रहे हैं क्या सामने वाले को वो चुभ रहा है नहीं चुभ रहा। कभी कभार ये भी होता है कि हमारी परिस्थितियाँ ऐसी होती है, जैसे मान के चलो कोई बच्चा अपने माँ बाप को गाली बक रहा है शुरुआत से, तो वो एकदम में हिचकिचाता है कि मैं गाली बकना छोड़ दूँ। कभी कभार ये भी होता है माँ बाप भी बस बदतमीज से होते हैं, उनकी संगति अच्छी नहीं होती, तो बच्चा जैसे ही छोड़ने जाता है तो माँ बाप कुछ ना कुछ इन्वॉल्वमेंट करके, जैसे बच्चे को कहा पानी ला वो ला ये ला, तो बच्चा एकदम एग्रेसिव हो जाएगा। क्यों? बच्चा अभी हैबिचुअल कैसा है, आपको गाली बकने वाला, तो उसकी हैबिट्स छूटेगी नहीं और दूसरी हैबिट्स में जाएगी नहीं। ये वातावरण का फर्क पड़ता है, इसमें बच्चे की भी गलती नहीं है, माँ बाप की भी गलती नहीं है, समाज का फर्क पड़ जाता है। फिर सुधार कैसे लाए? देखने वाले के पर्सपेक्टिव पर निर्भर करता है, गलती किसको वो तय कर रहा है, कौन गलत है कौन सही। दूसरी चीज़ को सुधार कैसे लाए? सुधारा ये है, जब कोई चीज़ आपको कोऑपरेट कर रहा है तो आप पे बुद्धि होनी चाहिए, उस कोऑपरेट को समझो, जिससे उसको भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले, वो चेंज होगा। फिर सब में होनी चाहिए बुद्धि। तो अब बुद्धि का मार्ग क्या है? बुद्धि हकीकत ये है, आप किसी को भी कितना भी समझा लो, सामने वाला अपने अनुसार खाएगा। जैसे मैंने अगर किसी को कहा कि भाई तुम, जैसे आज का ही मैं सर्कमस्टेंस बताता हूँ, एक मॉड्यूल और बताता हूँ, कई मॉड्यूल्स बनाए हैं, एक मॉड्यूल जैसे आज मैं जा रहा था तो मैं बातें कर रहा था कि जैसे मेरी मम्मी जो है इग्नोरेंस वाली है, डली नेचर ब्रेन की है, बिल्कुल क्या बोलते हैं जिसको कहते हैं कि ना कि अखरोट समेत दिमाग, वो वाले सामान की। जब मैं बात कर रहा था, अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मेरे को ये आगे मैं सुनूंगा तो इस चीज़ को मैं समझ लूँगा कि क्या मॉड्यूल में मैं कहना चाह रहा हूँ। स्ट्रेटेजिकल मैं बात कर रहा था गैमलिंग पे, तो गैमलिंग पे जब मैं बात कर रहा था तो मैंने कही थी कि मान के चलो मेरे पे 500 रुपये आए, मैंने 500 रुपये कमाए शॉप से या किसी भी चीज़ से, मेहनत करके नौकरी से 500 रुपये मैंने अपने निकाले कि इन 500 रुपये को मैं कुछ भी उड़ाऊँगा। मैंने एग्जांपल दी कि मैंने सोचा 500 रुपये की खाऊँगा मलाई चाप, मैं खाता नहीं हूँ वैसे इतना, ना ही मेरे को पसंद है, मैंने सोचा मलाई चाप खाऊंगा। और के पर्सपेक्टिव से बता दो, कुछ जैसे और मेरे यहाँ के है ना वो लेते हैं खाते हैं फटाफट मज़े से, तो मैंने सोचा आज 500 रुपये की मलाई चाप खाऊंगा। मैंने कहा, मेरे दिमाग में प्रश्न आया, यार मलाई चाप किसी और दिन खा लूँगा, घर की रोटी खा लेता हूँ। और मलाई चाप के पैसों में जो 500 रुपये, एक 200 रुपये का खरीद लो तो ETF, जो मुझे 5 साल बाद 70% रिटर्न देगा, और 300 रुपये के 3 बार गैमलिंग खेल लेता हूँ। कोई बात नहीं, 3 बार हार भी जाऊँगा कोई दिक्कत नहीं, वैसे भी ये पैसे मैं खाने के बाद अगले दिन हगे में निकाल देता और वेस्टफुल था, क्या ही फायदा। मैंने ऐसे करके एक बार खा दिया। अगले 10 दिन या 15 दिन या 1 महीने बाद दोबारा 500 रुपये आए। मैंने फिर सोचा चलो यार 500 रुपये हैं, मलाई चाप खा लो। मैंने कहा यार क्या करूँगा मलाई चाप खा के, घर का रोटी सोटी खा ले तो बढ़िया है। एक और ETF खरीद लिया, सोचा 5 साल बाद 70% रिटर्न देगा। 3 और ले लिए, 3 बार गैमलिंग और खेल ली, कोई दिक्कत नहीं, हार गया कोई दिक्कत नहीं, वैसे भी खाने के बाद वो निकलने वाला था तो भूल गया, आई फॉरगेट इट। बीता 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 टाइम बीता, 4 महीने 6 महीने बाद, 6 महीनों में मैं 10 बार ट्राई कर चुका, मतलब 30 बार, और 29वें बार में मैं 35 गुना लॉटरी जीत चुका गैमलिंग में, और 29 ETF बाय कर चुका, 29 ETF बाय कर चुका, 70% रिटर्न्स पे एट 5 ईयर्स, जो मेरे पे एसेट क्रिएट हो गए। साथ में क्योंकि ETF तो आप जानती हो बहुत कम बढ़ता है ऊपर नीचे, फिक्स एन्यूटी डाल दो तो और ज़्यादा बढ़िया, आपको फिक्स रिटर्न मिल जाता है 70% का। तो 200 रुपये करके 200 करके 29 तो 2 29 5800 के तो मैंने ETF ही अपने बाय कर रखे हैं मलाई चाप के पैसे बचा के। और 29वें दिन पे जब मैं 35 गुना रेट अचीव कर चुका,
मान लो मैं 100 रुपये लगा रहा हूँ एक बार में, 100 रुपये लगा रहा हूँ, तो 100 रुपये लगा लगा के मैंने 35 गुना 100, 3500 रुपये अर्न कर चुका हूँ। 3500 रुपये अर्न कर चुका, कमा चुका। 3500 में मेरे पे कितनी मलाई चाप बची? मैंने कहा यार क्या मलाई चाप खा के करूँगा, या एक की खा भी ली मलाई चाप 500 की, 3000 के वापस ETF और गैम्बलिंग 3 बार खेल ली। ठीक है, मेरे पे कुल मिला के 3500 प्लस 5800, 3500 प्लस 5800 हो गया आपके, क्या बोलते हैं, 3000, 5800 हो गए 7800, 7800, 8300, 8300 रुपये मैंने सिर्फ 10 बार के, ओ सॉरी 29 बार के, सिर्फ 29 बार के सिर्फ ETF खरीदे थे 29 टाइम्स के। मतलब मैंने 29 इंटू 500, मतलब 29 पंजे 145। कैलकुलेशन थोड़ी सी गलत लगाई मैंने। ETF मैंने 5800 के नहीं बल्कि सिर्फ 2000 के ETF खरीदे हैं, 10,000, वो 2000 के 10 बार में। और गैमलिंग जो मैं 29 बार हारा, 29 पे मैं जीत गया, उससे मैंने 35 गुना रिटर्न 3500 रुपये कमाए। तो 2000 और 3500 5500। अगर मैं लगाऊँ 500 रुपये के हिसाब से 200 रुपये, 500 रुपये के हिसाब से 200 रुपये, सॉरी 500 रुपये के हिसाब से 10 गुना, तो मैंने 5000 रुपये इन्वेस्ट करे और 4 महीने बाद में 5500 का मालिक हूँ। क्या है ये? दिस इज़ योर स्ट्रेटेजिकल। जब आप लिमिट पे चले हो, लिमिट क्या है आपकी, भाई मुझे गैम्बलिंग कितने भी पैसे हो सिर्फ 3 बार ही खेलूँगा। कितने की खेलूँगा? मिनिमम अमाउंट की खेलूँगा, 100 बार, 100 रुपये की। मेरा डिसिप्लिन बन गया, इस रूल को मैं ब्रेक नहीं करूँगा। दिस इज़ माई रूल। ठीक है, मैंने कहा जब भी ETF जब भी गैम्बलिंग खेलूँगा एक ETF बाय कर लूँगा। ठीक है, ETF बाय कर लूँगा। ठीक है, मैंने कहा जब भी मैं चाप लेने जाऊँगा, मैंने कहा यार छोड़ यार चाप के खा करेंगे, मैंने उधर बाय कर ली। ठीक है, आज नहीं 5 साल बाद जहाँ व्यक्ति लाखों रुपए कमा रहा होगा, मैं 1 अरब रुपए कमा के बैठा रहूँगा। क्यों? स्ट्रेटेजी एक नहीं रहेगी, अनगिनत बना लूँगा। दिस इज़ द वे। छोटी छोटी चीज़ों से बड़ी बड़ी चीज़ें बन जाती हैं। मैंने अपनी मम्मी को कहा कि एक दिन ध्यान है, मैंने दुकान पे चुपचाप दुक्का दुक्का के पैसे 3-4 हज़ार रुपये जोड़ दिए। तो वो इतनी डलिस्ट ब्रेन है, इतनी डमी ब्रेन है, मुझसे कह रही तू 1-1 रुपया तो बचा ला करता। मैंने कहा वो 1 साल पहले की बात थी, 3-4 हज़ार रुपये मैंने 2 साल पहले बचाए थे। इतने गंदे दिमाग की सोच है, खुद को कमाना नहीं, खुद को बचाना नहीं। और फिर पता है क्या है? अब मैं बताता हूँ क्यों अखरोट वाले दिमाग का अखरोट ही रहता है, वो बढ़ता क्यों नहीं। वो रियल नॉलेज को कह देता है मेरा दिमाग खराब हो रहा है, मेरा समझ नहीं आ रहा, मेरा वो नहीं हो रहा, इग्नोर कर देता है। रियल नॉलेज को नहीं गेन करता है, कोई भी नॉलेज को गेन नहीं करता। जो उसके फेवर की है उसको तो बड़ी ध्यान से सुनेगा, उस पर कम्युनिकेट भी करेगा। और जो लग रहा है उसको कि उसके फेवर की नहीं है, उसके फेवर की क्या नहीं है, उसके फेवर की रियल नॉलेज नहीं है जो उसका दिमाग विकास करेगी। एक मृत व्यक्ति का दिमाग वो है जो सोचने समझने की बुद्धि बंद कर देता है, वे मरा हुआ दिमाग कहलाता है। वो जीवन के अंतिम दिन गिन रहा होता है अपने। तो यही चीज़ थी, मैंने कही कोई भी बात कह रहा हूँ मैं, मेरा माथा खराब हो रहा वो, पर जैसे ही फेवरेबल कह दूँ, फेवरेबल दिमाग जैसे कि बातें कर दूँ मैं कि फेवरेबल कि मम्मी तुम सही थी, तुम्हारी बात ये थी, मैं गलत था, तो तुरंत कैचअप करके तुरंत उसमें कम्युनिकेट करने लग जाएगी। ये क्या है? गंदे दिमाग की सोच है। क्योंकि आप रियल नॉलेज, जब कोई कॉम्प्लेक्स मॉड्यूल बोल रहा है, चलो मान लो कोई कॉम्प्लेक्स मॉड्यूल बोल रहा है, नहीं समझ में आ रहा, तो एक्टिंग तो कर सकते हैं समझने की।
एक बार नहीं समझ में आएगा, 2 बार समझ नहीं आएगा, 10,000 बार भी में तो समझ में आ जाएगा। दिमाग तो समझ जाएगा क्या कॉम्प्लेक्स मॉडल। हम दूसरे व्यक्ति का बिहेवियर जान लेंगे, उसको मैनिपुलेट करना जान लेंगे, हम उसके चरित्र जान लेंगे कि क्या इंसान ये है। जब हम उसकी बातें सुनेंगे, जब हम उसकी बातें परस्यू करेंगे, जब हम उसकी बातें ध्यान में रखेंगे, हम उसको ऑब्जर्व करेंगे, तो हम एक पूरा आकलन बना लेंगे कि हाँ इसके अंदर है क्या, ये क्या क्या ही बोल सकता है ज़्यादा ज़्यादा। तो हम उसके कॉम्प्लेक्स मॉड्यूल भी समझने लग जाएंगे कि हाँ चलो अच्छा इसने कॉम्प्लेक्स मॉडल बोला, अगर इसने सिग्मा है 0 to इन्फिनिटी बोला, काय आई की वैल्यू बोली, फिर एक्सपेक्टेड वैल्यू पे इसने लगाया, तो समझ गए एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या है, हमारे दिमाग ने पकड़ लिया। ऐसे ही हर एक चीज़ का नंबर बिल्ट होता है। पर इन गधे दिमागों में कुछ नहीं होता। इन अखरोट वाले दिमागों में क्या होता है, जैसे हमारे परस्यू की नॉलेज आई, हमें कुछ नहीं पता है, इग्नोर कर देना, और जैसे इनकी फेवरेबल नॉलेज आई तो इन्फिनाइट तक वहीं पर बकलौली कर लेना। ये इनका कभी विकास नहीं करता दिमाग का। मैंने इतनी बातें कही, इतना चीज़ें कही, तो मुझसे पता है क्या कहती है, तू तो लव ये चाहता है कि लोग खाए ना। मैंने कहा हाँ, मैं तब चाहता हूँ लोग खाए ना जब वो अत्यधिक कर रहे हैं। संतुलित में तो मैंने भी मना नहीं करा, संतुलित खा। मान्यता और गरीबी व्यक्ति की दिशा उसको दिखा देती, तब भी उसको नहीं दिखती। यदि व्यक्ति गरीब भी मर रहा है ना, और गरीब के सामने कहो कि तुम्हारी हरकतें ऐसी जो तुम गरीब मर रहे हो, तो वो गरीब पता है बहनचोद क्या कहता है, वो कहता है तू हमें मत ज़्यादा सेंस सिखा। क्यों? क्योंकि हम चला रहे हैं, हम खाएंगे तो है ही। अरे भूतनी वालों, खाओगे 15% इन्वेस्ट करके 15%। मेरे लिए पता है क्या है, यदि कोई व्यक्ति 100 रुपये भी कमा रहा है ना, और 1 रुपया भी इन्वेस्ट कर रहा है, वो 1 रुपया उसे बढ़ा देगा, 99 रुपये उसको, 99 रुपये उसके कभी काम नहीं आएगी जीवन में। क्योंकि वो जो 1 रुपया इन्वेस्ट कर रहा है वो उसकी स्टेट चेंज कर देगा, वो बढ़िया है। और जो 99 रुपये कमा रहा है, वो 99 रुपये वो खाने पीने इन सब चीज़ों में गवा देगा, उसकी बुद्धि जहाँ ही विपरीत चलने लग जाएगी। ऐसी इन्होंने हरकतें ऐसी कर रखी है, ये कुछ नहीं पता, इसलिए मैं ज़्यादा इग्नोरेंस नहीं रखता। मैं ज़्यादातर अपने दिमाग में सिर्फ यूँ सोचता हूँ, आइसोलेटेड रूम हो, अपने आप स्वयं करो, एक्ट करोगे, स्ट्रेटेजिकल एक्ट करोगे तो ऑटोमेटिकली रन कैलकुलेशन होगी। क्योंकि लॉन्ग टर्म वालों का यही दिक्कत होती है, लॉन्ग टर्म वालों के रिजल्ट एकदम में नहीं दिखते हैं। लॉन्ग टर्म वालों के रिजल्ट साल बाद 2 साल बाद 3 साल बाद दुनिया उनको मुंह पे गाली देती दिखती है। वही दुनिया फिर पीछे पीछे कहती है हाय ये वो कैसे इतना अमीर बन गया, हाय ये कैसे इतना वो हो गया कामयाब। क्यों? क्योंकि जब वो गाली बक रहे थे वो तब अपना इन्वेस्ट कर रहा था चुपचाप। ये होता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म का मतलब ये है, लॉन्ग टर्म में आप नॉलेज पा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो आप बिन डिग्री के पाते हो, बिन डिग्री के पढ़े जा रहे हो, तो वो पढ़ना कहीं ना कहीं तो काम आएगा। किसी दिन तुम्हारा मूड करा, तुमने एक ऐसा सिस्टम बना दिया, ऑपरेट कर दिया, ऐसा कोड जनरेट कर दिया जो पूरी दुनिया में बिलियंस ऑफ डॉलर्स में बिक रहा है। हार्ड वर्क से ज़्यादा आपका स्मार्ट वर्क बहुत क्वालिटेबल होता है, क्योंकि स्मार्ट वर्क लॉन्ग टर्मली होता है। हार्ड वर्क क्या होता है, व्यक्ति करता रहता है, उसका कोई मोटिव ही नहीं होता, उसका मोटिव छोटा सा होता है, तो शॉर्ट टर्म में उसको शॉर्ट रिटर्न्स मिल जाते हैं। जैसे एक मजदूर पूरे दिन की दाढ़ी काम करा, फिर उसे रिटर्न मिल गया। लॉन्ग टर्म में ये होता है, स्मार्ट वर्क होता है। आप कोडिंग लिख रहे हो, आज थोड़ा कोड लिखोगे, कोई बात नहीं, आज तुम्हें समझ नहीं आया, अगले दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन तो आपके दिमाग में मैपिंग बनते चला जाएगी, कोड को लिखना कैसे है, कोड को और मॉडिफाई कैसे करना है, कोड को और कॉम्प्लेक्स कैसे करना है। फिर आप कॉम्प्लेक्स पे कॉम्प्लेक्स, जब आप मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिख देते हो तो आपको समझ में आता है कि आपका प्रोग्राम रन हो रहा है। और जब वो प्रोग्राम देखने को ही आता है तो वही सोचता है हाय राम, इसने इतना कैसे लिख दिया। वो कैसे? बिकॉज उसका स्मार्ट वर्क दिमाग में वर्क कर रहा था। वो कब करा? लॉन्ग टर्मली वर्क करा, वो प्रोग्राम आज बिलियंस ऑफ डॉलर्स में बिक रहा है एक ही बार में। क्यों? क्योंकि उसने आइसोलेटेड इन्वेस्टमेंट करी अपनी। अब मैं बताता हूँ मैं एक फिलोसोफर कैसे हूँ, पॉलिटिकल थॉट फिलोसोफर कैसे हूँ। वो जब मैंने मूवी देखी तो मैंने कहा ये पीरियड तो मैं निकाल चुका हूँ। देखो मेरा दिमाग है हाइपर एक्टिव। उस मूवी में एक सवाल था जो एक्सप्लेन करने वाला भी नहीं बोल पा रहा था, और जो फिलोसोफर था बड़ा सा बड़ा, वो भी नहीं दे पा रहा था। मैंने 1 मिनट में दे दिया। मेरा IQ तेज है इस बेस पर। मैंने 1 मिनट में क्या दे दिया, मैंने कहा क्योंकि मैं ढूंढ चुका हूँ पहले। उसमें ये फिलोसफिकल थॉट था कि कोई भी चीज़ मीनिंगलेस नहीं है, और आपको अगर इस मीनिंगलेस दुनिया में जीना है तो कुछ ना कुछ तो आपको विश्वास रखना पड़ेगा।
वरना आप हर चीज़ में डीप सोचने लग जाओगे। जैसे मैं था, मैंने भी 2 महीने पहले यूँ सोचने लग गया यार, खाना पीना हगना वगना, ये ज़्यादा से ज़्यादा लाखों रुपए कमा लेना, करोड़ों रुपए कमा लेना, फिर अरबों अरबों की गाड़ी में घूम लेना, ये क्या है? कल्पनाओं में मैंने सब कुछ जिया है, क्या है इससे बेहतर तो ज़िंदगी सबसे बढ़िया अपनी सुसाइड कर लो। ऐसी ज़िंदगी में क्या जी कर फ़ायदा? ठीक है, क्योंकि डीप थिंकिंग है, रियलिटी है। क्योंकि आप ड्रग्स ले रहे हो, कोई भी चीज़ ले रहे हो, या कोई भी आनंद ले रहे हो, कोई भी मज़ा कर रहे हो, सेक्स कर रहे हो, तो वो एक हद तक डिज़ायर देगा। उसके बाद फिर आपके अगर बहुत इनलाइटमेंट सोचे तो आप यूँ सोचोगे इसमें भी क्या ही मज़ा है यार। जैसे मान के चलो मैं हूँ, अब मैंने सोचा यार सेक्स करना, ठीक है, मैंने सपने में देखा सेक्स करता क्या करता क्या करता क्या, मैं फिर बाद में क्या सोचूंगा इनलाइटमेंट, एक हद तक ही सेक्स वो करेगा। ऐसा थोड़ी ना कि मैं सामने वाले लड़की का पूरे एक अंक को, फिर वो मुझे ज़्यादा डीप में जाने लग गया तो फिर मेरे को वही चीज़ पसंद नहीं आएगी। बिकॉज हर चीज़ एक लिमिट तक वो है, ठीक है। यहाँ मुझे ये समझ में आया कॉन्सेप्ट। अब ये पॉलिटिकल थॉट कैसे बनता है? पॉलिटिकल थॉट यही बनता है, अभी देखना। पॉलिटिकल थॉट मतलब शार्पली मैं किसी चीज़ को कैसे ऑब्जर्व कर रहा हूँ, डार्कली ऑब्जर्व कैसे कर रहा हूँ मैं किसी चीज़ को। मैंने इन चीज़ों को ऑब्जर्व करा, ठीक है। अब मैंने जाना, चलो भाई डीप, सब मीनिंगलेस है, मीनिंगलेस है, मीनिंगलेस है, इससे बढ़िया तो स्किप कर दो, ठीक है। यहीं अब सीधी सी बात आती है, यूँ कहते हैं इस मीनिंगलेस ज़िंदगी में जीने का क्या फ़ायदा। हाँ ये प्योर मीनिंगलेस है, इसका कोई मतलब नहीं है, सब अनसिमेट्रिकल है, सिर्फ हमारे देखने का नज़रिया है कि सिमेट्रिकल है। हम कई जालों में फंस गए, हम दोस्तों के साथ मिल गए, बट ये सब माया है, इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। बट ये माया है क्यों? इधर हम इस मीनिंगलेस ज़िंदगी में, क्योंकि आप देखो, आप मीनिंगलेस देखो, कोई व्यक्ति सुसाइड कर रहा है गोली मार के अपने आप को, वह स्किप कर रहा है, बढ़िया है, सबसे बढ़िया काम है, उत्तम। हम उसे कायर क्यों कह देते हैं? क्योंकि समाज को चाहिए रिप्रोडक्टिव या जीन प्रोडक्शन वाला काम, जो उस मूवी में मूवी एक्सप्लेनर ने बताया कि समाज को अपने अनुसार चाहिए। समाज अगर यूँ कहे कि भाई तुम सुसाइड कर लो, ये ज़िंदगी मीनिंगलेस है, तो पूरी सोसाइटी क्या होगी? कोलैप्स हो जाएगी, कोई रिप्रोडक्शन करेगा ही नहीं, ठीक है। तो समाज कहना चाहता है जो सुसाइड करते हैं वो कायर है, जो सुसाइड करते हैं वो एस्केप कर जाते हैं, भाग जाते हैं। रियलिटी में यहाँ 2 कॉन्सेप्ट आते हैं। एक जो मैं कल से आना था कि हर किसी से काम करवाना है, कुछ करवाना है, तो उसको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। आप उसको कुछ दोगे, वो आपको कुछ देगा। लेन देन चलती है कनेक्टिविटी में। जैसे आप किसी को मनी से, किसी के से भी कुछ भी करवा सकते हैं। आप मनी दोगे, क्यों? मनी उसकी डिज़ायर कंप्लीट कर रही है, ठीक है। पहला केस तो ये हो गया, फर्स्ट लो तो ये हो गया कि आप किसी को कुछ भी दोगे, करेंसी कुछ भी करवा सकती है। आप मनी दोगे क्योंकि मनी उसकी डिज़ायर वांट कंप्लीट कर रही है, तो वो आपके लिए कुछ भी करने को राज़ी है, मर्डर भी, कुछ भी, कैसे भी, कुछ भी, सब कुछ करने को राज़ी है, क्यों? मनी उसको सब कुछ उपलब्ध करा रही वो चीज़ें, ठीक है। फर्स्ट केस तो ये हो गया, लो फर्स्ट ये हो गया। और इसमें लो फर्स्ट में मनी को रिलेटेड कौन कर रहा है? वो लोग कर रहे हैं जो अज्ञान है। अज्ञान कौन? जिनको रियलिटी का डीप मीनिंग ही नहीं पता, वो लोग इस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं। और जिसको डीप मीनिंग पता है वो यूँ कह रहा है मैं जी के क्या करूँगा, बेहतर यह है इस सोसाइटी, इस समाज को, इस संसार को छोड़ कर रख दो, क्योंकि मैंने सब कुछ जान लिया है। देखो जाना कई तरीक़े से जाता है, एक प्राकृतिक रूप में भी, सामाजिक रूप में भी, काल्पनिक रूप में भी। वास्तविक रूप में तुम नहीं जान सकते, कोई भी नहीं जान सकता वास्तविक रूप में। वास्तविक का कोई रूप नहीं होता रियलिटी में। जब हम बात कर रहे हैं इन्हीं चीज़ों की, कोई चीज़ सुसाइड की, तो फर्स्ट लो तो ये हो गया कि पूरी दुनिया चलती है मनी पे। ये मनी क्या है? डिज़ायर वांट कंप्लीट करेगी, संसाधन है, एक तरीके का साधन है जो कि संसार का भोग कराएगी। और इसी लो में ये हो गया कि मनी की तरफ ज़्यादातर अट्रैक्ट होंगे अज्ञान लोग। अज्ञान लोग जिन्हें मीनिंगलेस की भी कुछ मीनिंग पता नहीं है, फिर भी उन्हें लगता है ये मीनिंगफुल है। फर्स्ट चीज़ तो ये। और दूसरा लो ये हो गया, सेकंड लो ये हो गया कि हम जी क्यों रहे हैं इस मीनिंगलेस दुनिया में। देखो एक होते हैं अज्ञान लोग। अज्ञान लोग तो जी रहे हैं क्योंकि उन्हें मज़ा आ रहा है, उन्हें अभी कुछ नहीं पता, वो ड्रग्स के मज़े ले रहे हैं, या लड़की के मज़े ले रहे हैं,
यूँ कह रहे जब तक एक मिली तो कोई बात नहीं, फिर दूसरी मिल जाएगी, तीसरी मिल जाएगी, चौथी मिल जाएगी। उनको कभी नहीं समझ में आने का कि रियलिटी में एक लड़की का बदन भी एक हद तक ही मोहित कर सकता है, उसके बाद वो भी मोहित नहीं करेगा। सेक्स भी एक हद तक करा जा सकता है, उसके बाद फिर वो भी मज़ा नहीं देगा। अब मैं देख लो, मैं 16-17 साल का होने के बाद मैं इतनी डीप बातें कर लेता हूँ। मुझे सेक्स इतनी जल्दी अट्रैक्ट नहीं करेगा, बिकॉज मैं भी जानता हूँ एक हद तक ही अट्रैक्ट करेगा। मैं कुछ सेक्स कर रहा हूँ तो सेक्स एक हद तक ही कर पाऊँगा, उसके बाद मेरा दिमाग क्या कहेगा, क्या गंदी चीज़ में पड़ा हुआ है, वो लड़की मेरे लिए गंदी हो जाएगी, बिकॉज अब मेरा ब्रेन हैबिचुअल हो गया। वो यूँ कह रहा है दूर की चीज़ सुंदर ही सुंदर है, पास जाते ही पता चल जाता है मुखौटा क्या है। सेकेंड लॉ ये हो गया कि सेकेंड लॉ में जब डीप थिंकर्स यूँ सोचते हैं, फिलोसोफर्स यूँ सोचते हैं कि मीनिंगलेस, तो यहाँ दो स्टेप्स आते हैं। एक होती है सर्कमस्टेंस और दूसरी होती है प्रॉब्लम ऑफ सर्कमस्टेंस, जो मैंने बताया था, यूनिवर्सल प्रॉब्लम एंड द प्रॉब्लम ऑफ सर्कमस्टेंस। अब मैं कह रहा हूँ यहाँ पे कॉमेडी कर रहा हूँ मैं मैथमेटिक्स की, बट डेट्स आर नॉट कॉमेडी, रियलिटी में यही है। आप जिंदगी में जीते क्यों, इस मीनिंगलेस ज़िंदगी में जीते क्यों, इस माया में जीते क्यों हो? क्योंकि माया आपको वास्तविकता का ज्ञान देती है। इसलिए एक आत्मा, एक जीवात्मा इस पृथ्वी में आती है ताकि वह वास्तविकता का ज्ञान ले सके। ये वास्तविकता क्या है? क्या वास्तविकता, जो मैं वास्तविकता पहले कह रहा था कि कोई मानव नहीं जान सकता, कोई ईश्वर नहीं जान सकता, कोई नहीं जान सकता, वो वास्तविकता नहीं, वो वास्तविकता नहीं है। माया का मतलब ये है रंग, नए नए रूपों का ज्ञान, सामाजिक, प्राकृतिक और काल्पनिक, इन चीज़ों का ज्ञान क्या है? अनुभव, अनुभूति। जैसे मैंने मान के चलो, जब तक मैं लड़की से वांछित हूँ तब तक मुझे लड़की का ज्ञान ही नहीं है, और जब मैंने उसका ज्ञान पा लिया देन मैं उस ज्ञान को पूर्ण रूप से पा चुका। अब मुझे चाहिए पलायन। अब वो चीज़ मेरे लिए मीनिंगलेस है, उससे पहले वो डिज़ायर मेरे लिए मीनिंगफुल थी, बिकॉज वो मुझे आकर्षित कर रही थी। दिस इज द वे, द फर्स्ट फिलोसॉफी ऑफ मॉड्यूल। जिंदगी में मानव जब तक जीता है जब तक उसकी इच्छा होती है, जैसे ही इच्छा समाप्त हो जाती है वो यहाँ से जाने की सोचता है। जैसे मैं समस्त ज्ञान जानता हूँ ब्रह्मांड का, पर ब्रह्मांड का, परंतु मैं भी, अब देख लो मेरा दिमाग कितना तेज है। मेरे दिमाग ने, जो फिलोसोफर्स दिमाग नहीं सोच पाते, वो 16 साल की आयु में, 16-17 साल की आयु में एक सेकंड में रिप्लाई देते हैं। क्यों देता है मानव यहाँ पे? क्यों एक इंटेलिजेंट जानवर यहाँ पे जीते हैं? क्योंकि जीने की इच्छा है। फिर अन्य जानवर क्यों इतनी जल्दी शिकार हो जाते हैं? अन्य जानवर क्यों अपना भोजन के लिए एक दूसरे को मार देते हैं? वहाँ भी यही एक रूल लग रहा है, दो ही रूल लग रही है। ये दो रूल यूनिवर्सल है कि एक तो प्रकृति लेन देन का काम बहुत करती है, ये सोच रही बैंकर अकाउंटेंट की तरह होती है कि मनी की डिटेलिंग का बहुत काम रखती है, किसको कितना दिया, किसको कितना लिया। यही कर्म भाग्य भी रखती है, किसने कितना पाप करा, किसने कितना पुण्य करा। ये पुण्य पाप क्या है? सिंपल सी मैनुअल लैंग्वेज में समझ ले कि अगर आपने कुछ भी क्रिया करी तो उसका प्रकट रूप दिखेगा आपको। आप कुछ भी चाले करो, आप उसका छलावा दिखेगा। आप अगर सूर्य का तेज अपने पीछे झुकाते हो तो आपकी छाया आपको प्रतिबिंब होकर सामने दिखेगी। ये है, दिस इज द वे। तो प्रकृति क्या करती है? मनी करेंसी बहुत करती है, संतुलन बहुत बना के रखती है। फर्स्ट वे तो ये हो गया। सेकेंड वे यही है इच्छा का। व्यक्ति, हर एक जानवर इच्छा रखता है जीने की, जीने के लिए वो कुछ भी कर सकता है, और ये उसको जीने रखता है। जो ज़्यादा ताकतवर होता है वो ज़्यादा सर्वशक्तिमान। अब यहाँ पे आता हूँ मैं सेकंड फिलोसफी में। ये तो होगी फर्स्ट फिलोसफी। सेकंड फिलोसफी है पॉलिटिकल फिलोसफी। पॉलिटिकल फिलोसफी में हम पावर की बात करते हैं। व्हाट इज़ द पावर? पावर क्या ये कहलाती है? देखो, एक होगी मनी, पावर। देखो वो तीन चीज़ दी थी ना, तीन चीज़ें, मनी, पावर, रिस्पेक्ट। तीन, ये चार है, मनी, पावर, रिस्पेक्ट और इनलाइटमेंट। संतुष्टि नाम की चीज़ होती है एक। हाँ, पैसा ही सब कुछ नहीं होता, मान ही सब कुछ नहीं होता, नाम, मान, सम्मान ही सब कुछ नहीं होता, ताकत ही सब कुछ नहीं होती, बल्कि संतुष्टि भी होती है।
जब इच्छा समाप्त हो जाती है तो उसे संतुष्टि कहते हैं, या इच्छा पूर्ण हो जाती है उसे संतुष्टि कहते हैं, जिसे इनलाइटमेंट कहते हैं। ताकत क्या इच्छा का रूप है? हाँ। कौन सा है? शारीरिक रूप। धन क्या इच्छा का रूप है? हाँ। कौन सा है? सामाजिक रूप, मायावी रूप। और सम्मान क्या इच्छा का रूप है? हाँ। वातावरणीय प्राकृतिक रूप। ताकत काल्पनिक हो गई। जब असीम शक्तियों की बात करेंगे ये ताकत हो गई। और इन तीनों के बाद चाहिए होती है वास्तविकता। जब इच्छा मुक्त हो जाती है तो मृत्यु चाहिए होती है। मृत्यु का मतलब क्या है? चीज़ों से मुक्त होकर किसी और चीज़ को सीखना। क्या मृत्यु के बाद नया जन्म होता है? या तुरंत होता है। क्यों? आत्मा खाली नहीं बैठी जा सकती। जैसे मैं हूँ, अब मैं कहीं बैठा हुआ हूँ, जैसे मैं अभी यहाँ पे आया हूँ, बेरोजगार बैठा हूँ, ज़्यादा देर तक नहीं रहूँगा, मैं अपने आप काम पे भग जाऊँगा। क्यों? मैं भी इतनी देर तक नहीं बैठ सकता। मेरी खुद की पहचान निरंतर है, तो मैं निरंतर होकर स्थायी कैसे बैठ जाऊँ? एक हद तक बैठूंगा, लिमिटेड टाइम तक, उसके बाद फिर काम पे। अब ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई ये है। अब मैं सेकंड फेज में बता रहा हूँ। देखो, फिलोसफी भी 4 तरीके की है। एक फिलोसफी जो मनी रिलेटेड चल रही है, एक फिलोसफी जो पॉलिटिकल रिलेटेड चल रही है, एक फिलोसफी जो समाज रिलेटेड चल रही है। जब सम्मान की बात आएगी, नेचर की बात आएगी, नेचर मतलब कि व्यवहार की बात, व्यवहार की, मैं जो नेचर कहना चाहता हूँ व्यवहार कहना चाहता हूँ। और चौथी आएगी फिलोसफी जो मैं दे रहा हूँ, जो डायरेक्ट क्वेश्चंस के सॉल्यूशन तुरंत दे रहा है। क्वेश्चन पूछ रहा है तो तुरंत सॉल्यूशन दे रहा है। अतः जो फिलोसोफर्स अपनी ज़िंदगी भर लिखते रहते हैं उन सॉल्यूशंस को मैं तुरंत अभी 16-17 साल की उम्र में दे रहा हूँ। ठीक है? क्यों? मैं चीज़ें कल्पनाओं में जान लेता हूँ। मैंने कहा ना, मैं नेचर को इंटरमीडिएट लेके चलता हूँ। दुनिया बेस पे लेके चलती है, मैं इंटरमीडिएट लेके चलता हूँ। मैं नेचर की चीज़ें भी बता देता हूँ, नेचर से बड़ी चीज़ें भी बता देता हूँ, और ऐसी चीज़ें भी बता देता हूँ जो नेचर में हो ही नहीं सकती। सामाजिक चीज़ें भी, काल्पनिक चीज़ें भी, प्राकृतिक चीज़ें। सामाजिक चीज़ें वो जो दिखती है, प्राकृतिक चीज़ें वो जो दिखती नहीं है, और काल्पनिक चीज़ वो जो हो भी नहीं सकती, वो भी। अब मैं बताता हूँ पॉलिटिकल फिलोसफी। पॉलिटिकल फिलोसफी में क्या फिलोसफी है? पॉलिटिकल फिलोसफी आपकी परिस्थितियों पे डिपेंड करेगी, सर्कमस्टेंसेस पे डिपेंड करेगी। आप प्रॉब्लम को कैसे टैकल कर रहे हो, आपके इंटेलिजेंस पे ब्रेन दिमाग करेगी। अभी मैंने कहा पॉलिटिकल मतलब पावर को अचीव करना। एक राज्य में जब आप रह रहे हो, एक राज्य में जैसे मैं आज मैकियावेली की बुक समरी सुनी थी। देखो, मैंने कहा ना लैंग्वेज मुझे चाहिए, लैंग्वेज चाहिए, तो मैं लैंग्वेज तो परस्यू कर रहा हूँ, सीधी सी बात। मैंने बुक समरी सुनी, ठीक है। मैंने वहाँ देखा कि मैकियावेली ने जितना भी कुछ बताया वो अपनी परिस्थितियों को देख के बताया। हर राइटर अपने परिस्थितियों को देख के बताता है। जैसे कि हमारे हिंदू ग्रंथों में भी जो जानवर बना रखे हैं या जो व्यक्ति बना रखे हैं वो देख कर बना रखे हैं। हर जानवर को ऐसा नहीं है कि भारत में जो भी देवी देवताओं के जानवर है वो भारत की ज्योग्राफी को लेकर है। अगर हम विदेश के जानवरों की बात करें तो वो यहाँ पे है ही नहीं। मतलब हमारे जो हिंदू ग्रंथ है, धर्म है, वो पूर्णतः सच नहीं है, वो मानव की कल्पना ही है एकमात्र। ठीक है, बट अब मैं यहाँ पे एक एक्सक्यूज़ दूंगा। अभी मैं कह रहा हूँ कि हिंदू धर्म पूरा वो सनातन धर्म पूरा वो है, काल्पनिक है। ठीक है, हाँ जी, मैं खुद काल्पनिक हूँ। एक्सक्यूज़ ये है यहाँ पे, माना कि सब कुछ काल्पनिक है, सब जानवर काल्पनिक है, पर इन काल्पनिकताओं का केवल रूप बदल रहा है। इन काल्पनिकताओं के अंदर कुछ ना कुछ वास्तविकता दुबकी हुई है। जैसे मैंने कहा, शिव मतलब मेरी आत्मा, मेरे ऐसे कण, ऐसे पंच कण जो मेरी कॉन्शियसनेस को डेवलप कर रहे हैं, जो मेरे मन को विकसित कर रहे हैं। मेरा मन नारायण, मेरा शरीर शक्ति, पूर्णता। ये क्या मैं दर्शा रहा हूँ? ये मैं एक लक्षण को दर्शा रहा हूँ कि मैं जो चल रहा हूँ, जीव रूप में चल रहा हूँ। अब इस बेस पर मैं हर एक प्राणी के अंदर इन चीज़ों को मैं दर्शा सकता हूँ, एक लॉजिकल स्टेटमेंट। सनातन धर्म में सब कुछ लिखा है, सब काल्पनिक है, मानव के द्वारा रची कल्पना है केवल। कहने को मानो तो सिमेट्रिकल, ना मानो तो अनसिमेट्रिकल सब कुछ।
बट इस अनसिमेट्रिकल में कुछ ना कुछ तो सिमेट्रिकल है। वो क्या है? लॉजिकल कॉन्सिक्वेंस। मैंने एक वीडियो देख शॉर्ट देखी थी कल, मैं शॉर्ट रिकील कर रहा था कल, मैं बता रहा था। तो उस शॉर्ट में मैंने देखा, जीपीटी से पूछा, देखो जीपीटी तुम ये बताओ क्या गॉड एग्जिस्ट करते हैं? वो भी तब बताओ किसी डेटा इस्तेमाल ना करके, सब कुछ ना करके, बस ये बताओ कि गॉड एग्जिस्ट करते हैं। उसने कहा एक चीज़ बताओ, फिजिक्स सब कुछ कहती है ठीक है, बट ये नहीं बता पाती कि कॉन्सियसनेस आई कहाँ से। ठीक है, उसके सवाल सही है। दिस इज ए रोबोट, इंस्ट्रक्टेबल वर्क कर रही है, उन्हें फ्यू नॉलेज अपने सिंपल मैकेनिज्म में वर्क कर ली, ठीक है बता दिया। बट मेरे को एक चीज़ बताओ, फर्स्ट चीज़ तो मैं यहाँ पे डिफॉल्ट कर दूँ, जब आप उसको डेटा से रिकनेक्टेड कहोगे तो उसकी खुद की कॉन्सियसनेस नहीं है, तो वो बताएगी कहाँ से? जीपीटी मतलब कुछ ना कुछ तो उसने डेटा को बेस पे चेप दिया है आपको। फर्स्ट ही हो गया। दूसरी चीज़ जो मैं बताना चाहता हूँ, कॉन्सियसनेस एटम से बनती कैसे है? देखो हकीकत क्या है, जब भी मैं किसी भी विषय में पढ़ाई कर रहा होता हूँ, मुझे पता है सबसे ज़्यादा सताता कौन है? मुझे इन्फिनिटी नाम का नंबर सताता है। इन्फिनिटी नाम का नंबर मुझे हमेशा सताता है, बिकॉज ये मेरी ही पहचान है। मैं क्यों कहता हूँ, जब मैं डीएनए पढ़ रहा था तो डीएनए ने मुझे बहुत सताया था। डीएनए को मैंने अपने 4 या 5 महीने, क्यों डीएनए को मैंने पूरा पढ़ने की कोशिश कर दी, उत्पत्ति है क्या। मुझे डीएनए के अंदर प्रोटीन के बाद ये हॉलिक्स कॉम्प्लेक्स दिखे। बाद में जब मैंने इसे कनेक्टेड करा अपनी पहली नॉलेज से, तो मुझे पता चला ये डीएनए और कुछ नहीं, मन है। मन जो चेतना है। मन कौन? मैं। ठीक है, मैंने कहा इसने घुमा घुमा के मुझे मेरी ही पहचान बता रहा है। ठीक है, फिर ऐसे ही मैं और चीज़ों में आया, जैसे इलेक्ट्रिसिटी में, बिजली में, मतलब कि फिर हीट में, इन सब चीज़ों ने मुझे घुमाया, एनर्जीज ने, ऊष्माओं ने घुमाया, हीट ने। मुझे उस टाइम पे ये प्रश्न पूछता था लाइट कैसे ट्रेवलिंग करती है, मैं अलग तरीके से सोचता था, मैं कॉम्प्लेक्स मॉड्यूल में सोचता था हाइट लाइट। तो इसने मुझे बहुत घुमाया, लाइट ने, प्रकाश ने। बाद में मुझे चला ये प्रकाश भी मन के समान एक लक्षण रखती है, मन का ही रूप बदल के बैठी है। मैंने कहा यार ये भी मेरी पहचान है, मेरे को ही तंग कर रही है वापस। तो मुझे मेरी पहचानों ने सबसे ज़्यादा तंग करा, क्योंकि मैं हमेशा से पूछता आया हूँ हु आई एम बिकॉज आई एम फॉरगेटिंग देम। मैं भूल जाता बार बार कौन हूँ मैं। ठीक है, क्यों? अभी उम्र नहीं आई है जो मैं ये चीज़ जान लूँ कि हु आई एम। उम्र जब आती है, जब व्यक्ति पूर्ण योग्य हो जाता है, तब उसे पता चलता है हाँ मैं हूँ कौन, मैं क्या क्या रहा हूँ यहाँ पे, किस लिए आया हूँ। ये चीज़ होती है ब्रेन की इंटेलिजेंस, कॉन्सियसनेस। तो बार बार मुझे मेरी पहचानों ने बहुत तंग करा है ये चीज़। ऐसी जो फिलोसफी है इन सब चीज़ों में, इन सब में कहीं ना कहीं मन का ही काम है, ब्रेन का कहीं काम नहीं है, सोल का कहीं काम नहीं है, आत्मा का कहीं काम नहीं है, मन का काम है, जीवन का काम है, प्राण का। और प्राण मेरी पहचान फिर मुझे तंग कर रही है। तो ये चीज़ें तंग करती रहती है, ये मुझे सिखाती रहती है, अतः मेरा ही रूप मुझे सिखाता है। रूपों में अब कितना हूँ मैं? अनगिनत हूँ, अनंत हूँ, एक ही। वैसे हूँ एक नहीं, दो हूँ, और रूपों में अनगिनत हूँ। एक रूप वो जो मुझे सिखा रहा है, और एक मैं, गुरु शिष्य के रूप में दोनों मैं ही हूँ, बाकी हूँ एक ही। यही बात जब मैं कर रहा हूँ, कम्युनिकेशन से कर रहा हूँ, तो पॉलिटिकल फिलोसफी में ये फिलोसफी है आपकी। पॉलिटिकल फिलोसफी में आप सर्कमस्टेंसेस को ही देखोगे। सर्कमस्टेंसेस कैसे? कोई राज्य है, वहाँ क्रूरता दिखाई जाती है, तो बेवकूफ़ी दिखाई जाती है, तो मैकेले चिढ़ रहा होगा, यूँ कह रहा होगा जो मुझे जेल में डाल दिया, ये राजा एक नंबर का मूर्ख है, ये राजा अपना साम्राज्य में वो करवाएगा। और एक चीज़ बताऊँ मैं, ज्ञानी व्यक्ति को हर कोई जेल में डाल देता है, उसकी बात कोई नहीं सुनता। तो ज्ञानी व्यक्ति भी लिख के दे देता, बेटा आज नहीं 10 साल बाद तू इसी उसमें उसमें चढ़ा पाएगा, जो गला काटने वाली होती है ना उसमें, तब तो मुझे याद कर लियो। वो भूतनी का तब भी याद नहीं करता कि उस ज्ञानी व्यक्ति ने मुझे कहा था कि मैं इसमें चढ़ा पाऊँगा। क्यों? ढीठ है भूतनी का, इग्नोर कर देता है बातें। जैसे मान लो कोई व्यक्ति है, मैंने कहा भाई साहब आप अपनी पूंजी ये 1000 रुपये का डेली राशन, ये
फालतू मैदा वैदा क्यों खाते हो, ये नुकसान करती है। आप इससे बड़ी तो 100 रुपये का बढ़िया से पनीर वनीर जैसी चीज़ें खाओ, हेल्दी चीज़ें, ठीक है। और बाकी 600-700 रुपये आप ETF वगैरह में वो कर लो, या FD वगैरह करके रख लो, एसेट्स वगैरह खरीद लो। उस गधे ने नहीं मानी। कहीं तू कौन होता है मेरे बारे में बोलने वाला? मैं अपने पैसे का कुछ भी करूँ। आज 1000 कर रहा है, 1000 धीरे हमें पता दिया आदत पड़ जाएगी, ठीक है। समय के हिसाब से वो गरीब हो गया। गरीब होने के बाद हम दोबारा कहे देखो भाई हमने तुम्हें कही थी, अब तुम मान लो, अब तुम्हारी आय 1 लाख से घट के मात्र 5000 रुपये महीना हो गया, अब इसमें से 100 रुपये जमा कर दो। तो वो पता है मैं क्या कहेगा, देखो तुम ज़्यादा बकवास मत करो, अगर उस समय जब तुम होते जब मैं 1 लाख रुपये कमाना था तब तो मैं तुम्हारी मान लेता, भूतनी की तुमने तब भी नहीं मानी थी। और अब मेरे पे खाली 5000 में, और तुम मुझे 5000 रुपये में 100 रुपये जमा करवाने के लिए कह रहे हो, मैं कैसे कर दूँ? वो फिर भूखा ही भूखा मरेगा, क्यों? वो विनाश की तरफ जा रहा है। बेहतर है ऐसों को कभी ना उठाओ, जिसको समझना होता वो एक बार में समझ लेता है। बन गई ब्रूटल, बन गई ना ब्रूटल, लो बन गया नहीं, बन गया ब्रूटल। किसी भी व्यक्ति को एक बार समझाओ, उसके बाद कभी मत समझाओ, बेशक वो आपका मित्र हो, भाई हो, कुछ भी हो। वह अपने विनाश की तरफ जा रहा है तो जान दो, मरने दो। इमोशनल लेस लो बिल्ट हो गया। दिस इज द पॉलिटिकल फिलोसफी। पता चल गया सरकमस्टेंस कैसे कह रहा था मैं। ज़्यादा बड़ी वीडियो करना नहीं चाहता तो इसलिए मैं इतनी ही रखूँगा, क्योंकि मेरा दिमाग अपने आप कैचअप कर लेगा। मैं कहना क्या चाहता हूँ पॉलिटिकल फिलोसफी के बेस पर। दूसरी चीज़ मनी फिलोसफी, सामाजिक फिलोसफी। अब मनी रिलेटेड फिलोसफी कैसे आ गई, सामाजिक फिलोसफी क्या होगी? जब हम अर्थव्यवस्थाओं की बात कर रहे हैं, व्यवस्थाओं की बात कर रहे हैं, मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ दर्शन शास्त्र वो है कि दर्शन शास्त्र फिलोसफर आएंगे जो किसी स्टेट को चलाने की कहेंगे, जो किसी स्टेट के विकास की कहेंगे। स्टेट 4 तरीके से अपना समय बदलेगी। एक तो होता है टाइम, युग, एक होता है समय, एक होता है युग जो कि स्टेट होती है, ठीक है। एक होता है समय, युग, समय और स्थान। युग, समय, स्थान। युग बदलते हैं, समय बदलता है और स्थान भी बदलते हैं, ये तीनों चीज़ें। तो वैसे चार है जो मैं बताना चाह रहा हूँ फिलोसफी में। तो फिलोसफी 4 तरीके से चलती है। फिलोसफी है क्या? ह्यूमन का थॉट, ब्रेन का थॉट। थॉट कौन जनरेट करेगा? वैसे तो ब्रेन जनरेट करता है, पर ब्रेन पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पे जनरेट करता है। वो पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी किसको मोहित करती है? माइंड को चलाती है, माइंड को नचाती है। वो माइंड क्या करेगा? थॉट को रीड करेगा, थॉट को समझेगा। हाँ जी, ब्रेन बेशक थॉट जनरेट करता है, पर थॉट्स को रीड और मैनिपुलेट और समझता और अंडरस्टैंड माइंड करता है। तो फिलोसफी ब्रेन पे नहीं चलती, मन पर चलती है। फिलोसफी मन द्वारा रचित फिलोसफी है, क्योंकि ब्रेन तो सब कुछ जानता है, यूनिवर्स से कनेक्ट है, और यूनिवर्स सब कुछ जानता है क्या सही क्या गलत है। जो लॉ मैकियावेली ने लिखे हैं वो लॉ प्रकृति को देख कर कोई भी लिखते। तो मैं कहूँगा कि मैकियावेली की क्या बोलते हैं, महत्वाकांक्षा कम हो जानी चाहिए? नहीं भाई, उसने मानव होकर चीज़ों को लिख दिया, परिस्थितियों को देखकर लिख दिया कि भाई हाँ ब्रूटल ये है, ये राजा ऐसे ऐसे होते हैं। तो ऐसे राजा को झूठ बोलना आना चाहिए, बिकॉज सच बोलने से, क्योंकि प्रजा में क्या होता है, आप यूँ ना सोचो कि हर कोई आप अच्छे हो तो और कोई अच्छा है, फिर आप मर जाओगे किसी दिन। क्यों? लाखों प्रजा है, लाखों प्रजाओं में से मान लो लाखों भी अच्छी है, राजा के बारे में अच्छा चाह रही है, राजा भी अच्छा चाह रहा है, कोई बात नहीं, पर वो लाखों के लाखों जैसी उनके दिमाग में, जैसे आपने कुछ भी हल्की सी गलती करी या गलती ना भी करी और उनको लगा ये गलती है, वो उनका सारा पर्सपेक्टिव धरा का धरा रह जाएगा, राजा बढ़िया है। वो राजा को सूली में चढ़ा देगी उतनी देर में। क्यों? राजा दादी हद से ज़्यादा बढ़िया था। अभी मैं क्यों कह रहा हूँ, ये हकीकत है। क्योंकि मैंने कहा प्रजा अच्छी है, राजा अच्छा है। मैंने ज्ञानी और अज्ञानी में बात नहीं करी थी, क्या प्रजा ज्ञानी है अज्ञानी है। यदि बुद्धिमान होगी तो प्रतिभाशाली राज्य को अपने आप समझ जाएगी, वरना कहने को तो रामायण में भी है कि सीता को भगा दिया था लोगों ने कहकर कि ये तो रावण के यहाँ पे रह, क्या ये इसके कलंक है। क्यों? अज्ञान थे ससुरे, इनका कुछ नहीं हो सकता। और उन अज्ञानता के बीच में वो राजा भी फंस गया, राम। और फिर क्या हुआ?
जीवन ने दिखाया कि बेटा अब ना मिलने की, अब तुम भी यहाँ से अब निकलने की व्यवस्था कर लो अपनी। क्योंकि वो भी ऐसे ही था, वो रूप इतना गधा था कि हम तो गुणवान हैं, हम तो सत्यवान हैं। अरे इतना सत्यवान नहीं बना जाता जी। माना कि सत्यवान हो, परंतु आप तो वो रूप दिखा रहे हो रजोगुण, और ये है प्रकृति मानव, यहाँ रजोगुण नहीं दिखता। हम क्षत्रिय है, पर वास्तविक रूप में कोई जाति और धर्म तो होते ही नहीं, समान विचार रखने वाले व्यक्ति ही उसकी दार्शनिकता दिखाते हैं। रचयिता कहता है खुद और विधाता कहता है खुद, कोई जाति धर्म है ही नहीं, सब मानव द्वारा रची गई है। और यहाँ मानव में खुद परमेश्वर कह रहा है कि हम तो क्षत्रिय कुल के हैं। वो क्षत्रिय कुल नहीं है। रामायण भी लिखने वाला कौन है? एक मनुष्य लिखने वाला है। हकीकत पर जो रामायण घटी होगी वो अलग ही घटी होगी, सीधी बात है। लेखक जो लिखता है वो अपने अनुसार लिखता है, वह पूर्ण रूप से नहीं लिख देता। वो ये नहीं लिखता था कि किस दिन राम और सीता ने संभोग करके लव कुश की उत्पत्ति करेगी, ऐसी सब चीज़ें नहीं लिखेगा। वो उतनी ही लिखेगा जितनी आगे परस्यू करवानी है। बाकी चीज़ों को वो अपने अंदर ही ग्रहण करके बैठ जाएगा। एक लेखक के अंदर यही भी होता है। लेखक के मन में सब कुछ चलता है, लिखता वो उतना ही है जितना उसे लिखना होता है। मैं सामाजिक फिलोसफी के बारे में बात कर रहा था। तो समाज में यही वो विकास के स्तर को नापेगा कि एक चीज़ कब तक विकसित चलेगी। जैसे मान के चलो, उसने लिखा, जब वो मनी मैनेजमेंट वाली पॉलिटिक फिलोसफी लिख रहा है, तो मानव का थॉट मनी को लेकर कैसे चलेगा? वो मनी को मैनेजमेंट के रूप में चलेगा। मनी को हमेशा मैनेजमेंट के बेस पर, व्यवस्थाओं के रूप में चलेगा। वो व्यवस्था क्या होगी? कोई स्टेट में राज कर रहा है, तो कौन सी गवर्नमेंट सबसे ज़्यादा देर तक चलेगी? मैं बताऊं सबसे बढ़िया गवर्नमेंट कौन सी होती है? सबसे बढ़िया गवर्नमेंट होती है जिधर बस दो ही गवर्नमेंट सबसे बढ़िया होती है। यदि सारे नागरिक बुद्धिमान हैं, जो कि होना असंभव है, तो रिपब्लिक सबसे बढ़िया, मतलब लोगों का गणतंत्र। यदि सब बुद्धिमान है, तब बुद्धिमान का मतलब ये नहीं है इंटेलिजेंट, बुद्धिमान का मतलब ये है कि योग्यवान है, जिम्मेदारियों को अपनाने वाले नागरिक है। यूँ जानते हैं कि हाँ, मैं एक मानव भी हूँ, मैं एक व्यक्ति भी हूँ, मैं एक देश का वासी भी हूँ। अब देखो, देश के वासी और नागरिक में फ़र्क है। नागरिक वे जो अपने कर्तव्य जानता है, जो जानता है, मान के चलो एक डॉक्टर है, डॉक्टर ने, उसके माँ बाप आए किसी के, मेरा बच्चा बावड़ा हो रहा है, ऑपरेशन करा, मतलब ऑपरेशन नहीं, चेकअप करा, चेकअप करने के बाद निकला बच्चा पागल नहीं है, तो ड्यूटी ये बनती है पहले कि माँ बाप को कहा बच्चा पागल नहीं है, ऐसी ही बात होगी। उनसे पूछा कि हाँ क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कि हमारी बातें नहीं सुनता, हमें गाली बकता है, ठीक है ठीक है, और चिड़चिड़ा स्वभाव करता है और अलग अलग हरकतें कर रहा है जो हमारे हिसाब से संतुलित नहीं है। ये बना आपका कर्तव्य। जब आप एक ड्यूटी पर हो, अब आपका दूसरा कर्तव्य बनता है नागरिक का। अब आप चुपचाप उसके घर पे जाइए, उसके माँ बाप को कहे कि मुझे इसके घर पे ले चलो। घर पे जाके आपने देखा वो बच्चे के साथ शोषण हो रहा है। शोषण कौन कर रहे हैं? माँ बाप ही शोषण कर रहे हैं। बच्चे को बुरी तरह बेल्टों से पीट रहे, बच्चे के संग दुर्व्यवहार कर रहे, बच्चे के संग सेक्स करने की कोशिश कर रहे, जिससे बच्चे की मेंटेलिटी वो हो रही है। अब आपने 100 नंबर में कॉल मिला के तुरंत उन दोनों माँ बापों को थाने में और बच्चे को किसी और की कस्टडी में डलवा दिया। अब उससे क्या हुआ? उस बच्चे का विकास हुआ। ये समाज का कल्याण है। ये होता है एक बुद्धिमान व्यक्ति, जो कि एक नागरिक होता है। मेरे लिए नागरिक वो नहीं है जो दो चंद पैसों के लिए कि मेरा काम हुआ और माँ बाप ने मुझे 4 पैसे फालतू दे दिए तो मैंने उस बच्चे को पागल घोषित कर दिया। नहीं, वो आज नहीं तो आने वाले समय में देश का आतंकवादी बन जाएगा। क्यों? समाज ऐसा था। तो उस बच्चे की गलती थी? नहीं, उसके समाज की गलती थी। तो समाज को एक व्यक्ति नागरिक सुधारता है। सिस्टम कहते रहते हैं, भूतनी के ये भूल जाते हैं कि सिस्टम को रूल आउट करा जा सकता है। बिकॉज रूल कौन कर रहे हैं? नागरिक। और आप भी तो एक नागरिक हो, तो आप में इतनी काबिलियत है कि आप सिस्टम के अंदर चुपचाप चापलूसी से घुसो और चुपचाप वो करके गति पाके अपने हाथ में ताकत ले लो सारी। यहाँ नीति आपका काम करेगी,
नीति आपको बुद्धि देगी समय के हिसाब से। कहने को मैंने भी ब्रूटल लिख रखी है। अब मैंने कहा एक चीज़ बताओ, मैंने नेगोशिएशन अर्थशास्त्र के कितने सिद्धांत लिख रखे हैं। मैं जब IACS में गया, ऐसी बेकार वो है कंप्यूटर वो कोचिंग, उन्होंने मुझे कोर्स समझाया, मैं चुपचाप सुने जा रहा। क्यों? उन्हें आदत पड़ रखी ब्रोकरिंग करने की, उन्हें डील करना आता, वो कमीशंस पे काम करती है कि बच्चे को कैसे ना कैसे करके आकर्षित करो, बच्चा कैसे ना कैसे करके कोर्स खरीद ले, हमारे बाय कर ले और हमें कमीशन मिल जाएगी। तो मैं उनकी स्ट्रैटेजी समझ नहीं आ पाया, क्योंकि मैं इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी का हूँ, ठीक है। घर आके मैंने तुरंत लॉजिक लगा लिया। मैं अपने दोस्त को कह रहा, देख ब्रोकरिंग का काम कर रही थी, कमीशन वाला काम कर रही थी, चीज़ों को समझाना। एक जॉब पर्सन ऐसे ही करता है, जॉब पर्सन दिमाग को मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है, क्योंकि उससे स्ट्रेटेजिकल, और आप मैनिपुलेट हो जाते हो। क्यों? आपको हैबिचुअल नहीं हो आप कितनी भी थ्योरी लिख दो, सिद्धांत लिख दो, रियल लाइफ में आप प्रैक्टिकली एकदम में अप्लाई नहीं कर पाओगे, आप पागल बन जाओगे। दिमाग इतनी जल्दी नहीं चलेगा। दिमाग कहेगा या तो पहले सुन ले या दिमाग लगा ले, एक ही तो काम करेगा, ये वाला सीन। हाँ, अगर कहीं सीरियस सिचुएशन हो जाए तो वहाँ ब्रेन तुरंत अनकॉन्शियस में चला जाएगा, फिर वो एक्ट ले लेगा, वो पर्सनैलिटी चेंज कर लेगा, वो कहेगा हाँ जी बताइए, फिर उसका लॉजिकल दिमाग तुरंत रिप्लाई, तुरंत 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 रिप्लाई। जैसे एक बार था, वो भूतनी का कबीर सैफी पीछे से यूँ कहा था कि सर जी मेरे को पीटा था एक बच्चे ने, ठीक है। क्यों? मैं भी कम नहीं था वैसे, मैं मॉनिटर था, तो क्लास शिकायत करता करता बच्चे गाली वाली बक देते थे, तो ठीक है सब चीज़ें, और मैं क्लास में सही था, पढ़ता रहता था, तो बच्चे तंग वंग करते थे मुझे। तो मैंने क्या करा, तो उसने मुझे पीट दिया, चलो ठीक है, पीटा क्या था, मैं मज़े ही ले रहा था। हाँ, वो कबीर सैफी सर जी को कह रहा, सर जी ताली एक हाथ से नहीं बजती। पीटा किसी और ने था, वो उसकी साइड ले रहा था कि आधी से ज़्यादा क्लास ले रही थी। मैं इतना हरामी था कि जब सारी क्लास हंस रही थी ना, तो मैं सामने डेस्क पे हाथ मार मार के उनकी तरफ हंस रहा था अकेले, क्योंकि मेरा दिमाग अलग तरीके से चलता है। जहाँ सारी सामने क्लास हंस रही है और माँ मैं डेस्क पे हाथ रख के यूँ करके ठप ठप और दाँत दिखा रहा हूँ अकेले, वो भी। अब देख लो कितनी ताकत रख, मतलब कितनी डार्क पर्सनालिटी रखता हूँ। अनकॉन्शियस ब्रेन था ना, तो वहाँ पे जैसे ही उसने कहा कि सर ताली एक हाथ से नहीं बजती, मेरा अनकॉन्शियस ब्रेन कैसे एक्ट करा, डेस्क पे हाथ मारती, बच गई एक ताली एक हाथ से। बोलो भी नहीं था मैंने कुछ। क्यों? अनकॉन्शियस ब्रेन के पास इतना टाइम नहीं है कि वो बोलेगा, वो डायरेक्ट एक्ट करके दिखा देगा। सर जी भी कह रहे हैं इसका दिमाग कितनी तेज चल रहा है। क्यों? अनकॉन्शियस ब्रेन है। पर्सनैलिटी तब आती है वो जब एकदम में शॉक वेव होती है, जब लगती है ना पूरी नीति या प्रकृति टाल मटोल होने लग जाती है, तब ऐसा रूप आता है जो कि आधा इंसान होता है और आधा जानवर, जिसका कोई प्रतिरूप नहीं होता। वो इतना खतरनाक होता है, वो ज़्यादा बातें नहीं करता, वो फाड़ता है सीधा। जैसे एक बार क्लास में हुआ था, यही तो हुआ था, वो बच्चे मुझे नहीं दे रहे थे मेरी कॉपी, तो सर जी ने बोला लव कुत्ता, पीछे से बोला पानी की बोतल। मेरा दिमाग एकदम में ब्लैंक हो गया। सामने क्या सीधा कहा, मेरा एक्सपेरिमेंट चल रहा है, मैं सबका एक्सपेरिमेंट। अगर वो मुझे कॉपी नहीं देते तो मैं पीछे जाता, बच्चे की मुंडी पकड़ता, कांच में मार देता, सोचे भी ना समझे। ये ऐसी पर्सनैलिटी होती है, लाखों फौजी आपके सामने खड़े हैं और आप अकेले हो निहत्ते, लाखों के सामने गोली, लाखों के हाथ में गोलियाँ पिस्तौल पड़ी है, ठीक है। और अगर आपका अनकॉन्शियस ब्रेन एकदम में किसी ने आपको सडन वो शॉक वेव दे दिया, शॉक वेव क्या दे दिया, धम, बस वो धम होती, ब्रेन आके ब्लिंक, और आपको पता चला आप उन लाखों लोगों को मार चुके हो। क्यों? आपके ब्रेन ने कहा सीधा आगे जाके फट फाला ही सीधा घुसड़ दिया, पिस्तौल ली, ठू खत्म, दूसरे की पिस्तौल छीनी, ठू खत्म, तीसरे की। अब आपको कितनी गोलियां पड़ी है आप वो नहीं गिनोगे, आप लाखों को मारने के बाद देखोगे आपको कितनी गोलियां पड़ी है। ये अनकॉन्शियस ब्रेन होता है आपका, बड़ा खतरनाक होता है ये, समय स्थिति के हिसाब से और खतरनाक होता चला जाता है। ये मरेगा ही नहीं, आप ये सब समाप्त कर दो बिल्कुल जड़ से, क्योंकि ये अनकॉन्शियस ब्रेन कोई बॉडी नहीं है,
कोई माइंड नहीं है, कोई जीव नहीं है, ये आत्मा है। मैंने कहा ना शॉक वेव से आती है, शॉक वेव मतलब कोई भी शॉक वेव एकदम में, तो जैसे इलेक्ट्रिसिटी ट्रैवल करती है ना डायरेक्ट करंट में, वैसे ही ट्रैवल करती है डायरेक्ट करंट में, कि डायरेक्ट एक्शन लो डायरेक्ट, अब कुछ नहीं सोचना वोचना, काम कर दो समाप्त। फिर ये परिस्थितियाँ भी नहीं देखती कि सामने इसका परिणाम क्या होगा, परिणाम जो होगा होगा, ख़त्म करो सामना। एक और चीज़, जैसे ये चीज़ बताइए, अब ये सामाजिक में व्यवस्था होगा यही चीज़ कि स्टेट को देखेंगे हम कि स्टेट कितनी देर तक चलेगी, तो रिपब्लिक तो ही होगी, और दूसरी कौन सी होगी, तानाशाही वाली। मैं मान के चलो एक वो चलती है जब कोई बुद्धिमान नेता, बुद्धिमान मतलब कि जिसे पता है कि हाँ मेरे को, जो प्रजा के बारे में सोचे कि हाँ मैं अपनी प्रजा का विकास करूँगा, तो वो प्रजा का विकास पता तब कर सकता है जब वो खुद ब्रूटल हो, वो झूठ बोलना भी जानता हो और नीतियों को चलाना जानता हो। क्यों? प्रजा में वो व्यक्ति काम नहीं आए, राजा वो काम नहीं आएगा जो डरा नहीं सके। मैकेविली की बात कह रहा हूँ मैं, पर ये हकीकत है, दिस इज़ अ रूल। राजा को मुखौटा पहनना होगा, हर टाइम मुखौटा पहनेगा। वो मुखौटा क्या होगा, माना अगर उसके अंदर इमोशंस है ना, तो वो अपने इमोशंस नहीं दिखाएगा लीडर के टाइम पे, क्योंकि कई टाइम इमोशंस दिखाने के चक्कर में जब सीरियस टाइम आएगा तो प्रजा यूँ सोचेगी ये तो मजाक कर रहे हैं, पर वो मजाक नहीं था, हार्ड टाइम था। तो उसे ओवरऑल टाइम अपनी एक मखौटा पहन के रखना पड़ेगा लोगों के सामने, रूल कि मैं तुम्हें ख़त्म कर सकता हूँ, ये वाला सीन। और दूसरी चीज़, एक रूलर वो होता है जो ये नहीं सोचे क्या चल रहा है, डायरेक्ट ख़त्म करे। अगर उसे झूठ बोलना पड़ रहा है अपनी गद्दी बचाने के लिए तो वो बोले, क्योंकि ये तो गांधी ने कर दिया था वल्लभ भाई पटेल के संग। नेहरू प्रधानमंत्री बनने की कह रहा है, अब तुम ही बताओ क्या करूं। वल्लभ भाई पटेल ने कहा आपको जो सही लगे वो करे, मेरा पक्ष भी नेहरू की तरफ था, ठीक है मैं इस्तीफा दे देता हूँ। बताओ इतना हरामी था गांधी इस मामले में। तो सीधे पेड़ सबसे पहले कटते हैं, इतना सीधा नहीं बनना कि लोगों के एक व्यक्ति के कारण या किसी लोगों के कारण आपको लग रहा है अगर आप हैंडल कर सकते हो, फिर वहाँ सीधा नहीं बनना, फिर वहाँ ब्रूटल बन जाना है। ब्रूटल मतलब खाल उखेड़ दो प्रजा तक की, स्लेब बना दो, स्लेब मतलब गुलाम। तानाशाह क्यों नहीं बनना प्रजा है? यदि आपको लगता है कि मेरी प्रजा का कल्याण ऐसे ही होगा तानाशाह बन के इनकी खाल उखेड़ करी, तो बच्चे की भी खाल उखेड़नी पड़ती है यदि वो सुधर नहीं, पर एक उम्र होती है। अपनी अपनी उम्र तक के बच्चे को अगर तुम सुधारना चाहते हो, तुम्हारी बात नहीं मान रहा, तो उसे मरवा दो, सबसे बेहतर काम। आप अपने बच्चे को अगर 16-12 साल का है, क्योंकि यही उम्र होती है, 12-16 साल तक अगर आपका बच्चा आपके अनुसार नहीं कार्य कर रहा, आपके अनुसार क्यों, अब मैं इसको थोड़ा और सुधार देता हूँ। मेरे अनुसार क्या है, मान के चलो आपके अनुसार जैसे मुझे चोरी करना, बलात्कार करना ये पसंद नहीं है मुझे अपने पर्सपेक्टिव से, तो मैंने कहा मेरा बच्चा अगर एक 12-14 साल की उम्र में ऐसे काम कर रहा है जैसे बलात्कार के लक्षण या साइको किलर के लक्षण, तो मैं उसे समझाऊंगा, धीरे धीरे सुधारने की कोशिश करूँ। यदि नहीं सुधर रहा, 16-17-18 साल 20 साल का हो गया, अब मैं उससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। मेरा जिस दिन माथा खराब होगा मैं उसे मरवा दूँगा, चुपचाप समाप्त करवा दूँगा। मैं फिर वहाँ इमोशंस नहीं देखूँगा कि मेरा बेटा है कुछ भी है, क्लियर है। अगर वो साइको किलर है, बलात्कार है, तो मैं सिर्फ वजह ढूंढूंगा उसके नाम की, ताकि मैं समाज में गा सकूँ कि मेरे पे तो वजह थी। बाकी मरवाने की प्लानिंग मैं पहले सोच चुका हूँ। मैं वहाँ ये नहीं सोचूंगा ये मेरा बेटा है या को है, मैं डायरेक्ट मरवाऊँगा। मैं समझाऊँगा, सोचूंगा कुछ नहीं। मैंने कहा ना समझाने वाले का दिमाग एक ही बार। ये ब्रूटल स्ट्रेटेजी ऐसी होती है रूलर्स की। रूलर्स कभी भी फिर वहाँ पे वो नहीं लेते, डायरेक्ट परफेक्ट एक्शन लेते हैं। मैं भी परफेक्ट हूँगा 19 वर्ष की आयु में। 19 वर्ष की आयु में मैं भी इतने नॉर्मल इमोशनल क्वेश्चंस वाले क्वेश्चंस नहीं करूँगा। मेरा दिमाग मैच्योर हो जाएगा, पूरा इमोशनली पूरा ब्रेक हो जाएगा। फिर वो इमोशंस को एक हद तक ही लेगा जिम्मेदारी के फॉर्म में, वो फिर एक्शंस लेने से पहले नहीं सोचेगा। जैसे अगर मेरा कल को बच्चा है और वो 16-17 साल के बाद
हुआ 18 साल का, और वो बलात्कार ड्रग्स ये, और मुझे नहीं लग रहा अच्छा, नहीं सुनता मेरी बात, एक बार बोला नहीं बोला, अगले दिन मरवा दिया। देखा जाएगा जो देखा जाएगा, दिल टूटेगा जो टूटेगा वो बाद में देखा, पहले मरवा दिया, क्योंकि मरवाना इतना मुश्किल नहीं है। आप किसी को कॉन्ट्रैक्ट देकर आ जाओ 5 करोड़ कि मेरे बच्चे को मार दो, वो अगले दिन मार देगा और आप तमाशा देखोगे सिर्फ, क्योंकि जान लेना इतना मुश्किल नहीं है। बस जान लेने के बाद आपको जो इमोशनली वो होगा आपका ब्रेक, मेरा बच्चा था, मेरा वो था, पर वही बच्चा अगर कोई और नागरिक का बच्चा होता तब आप मार देते, क्यों? आप पे कनेक्टिविटी नहीं थी। भारत में एक एक लोग मर रहा है, वो कनेक्टिविटी नहीं, और आपका बच्चा अगर कुछ गलत कर रहा है तो कनेक्टिविटी। दिस इज नॉट लॉजिकल। यहाँ सीरियस रूल लिए जाते फिर एक स्टेट में। ये है मनी मैनेजमेंट में, क्या ये पॉलिटिकल में? जो मैं बता रहा था अभी पॉलिटिकल में। क्रूस रियलिटीज, सर्कमस्टेंसेस के बेसिस पर जो नियम बनते हैं, परिस्थितियों के बेसिस पर प्राकृतिक नियम जो बनते हैं, वो तो हो गए आपके पावर के। जो समाज के बनते हैं, जैसे कि समाज कब व्यवस्थित रहेगा, कब कैसे चलता रहेगा, ये हो गया आपके इस चीज़ पर। और दूसरी चीज़ मतलब तीसरी चीज़, सम्मान। सम्मान क्या? एक समाज में फिलोसफी कई तरह की होती है। एक फिलोसफी तो ये हो गई, ठीक है भाई। एक फिलोसफी थी इनोवेशन ऑफ फिलोसफी, रचनाएं। नई नई फिलोसफी में रचनाएं होती हैं, कैसे? जैसे कि एरिस्टोटल ने लॉजिक नाम से दिया था, सोच विचार। तो ऐसे नए नए क्षेत्र खुलते रहते हैं फिलोसफी में, इस तरीके की। इसे सम्मान कहते हैं, ये समाज का कल्याण कहते हैं, ठीक है। तो इसमें कल्पनाएं उधेड़ के वास्तविकता बदलती है। अच्छा, मैंने उस टाइम पे गलत कह दी थी, पावर काल्पनिक, पावर बल्कि प्राकृतिक रूप में ज़्यादा परिभाषित होगी। मैंने काल्पनिक क्यों कही होगी? काल्पनिक मैंने इसलिए कही थी, असीम शक्तियाँ, कल्पनाओं की कोई सीमा ही नहीं है, कल्पनाएं अनंत है, और अनंत कल्पनाओं में कहीं ना कहीं वास्तविकता तुपकी है जो लिमिटेड है। दूसरी चीज़ जो मैंने बताया कि प्राकृतिक, तो प्राकृतिक में क्या हो गया? सर्कमस्टेंसेस को देखें हम। और भाई से बताऊँ मैं, पावर जो है ना, पावर ऑफ फिलोसफी, फिलोसफी ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी आपकी सर्कमस्टेंसेस पे डिपेंड करेगी, ना कि नेचुरल। नेचर पे डिपेंड नहीं करेगी, नेचर पे एक हद तक डिपेंड करेगी। जैसे एक ह्यूमन है, ह्यूमन हम अब देखो यहाँ मैं क्यों कह रहा हूँ कि नेचर पे डिपेंड नहीं करेगी, काल्पनिक पे डिपेंड करेगी। जब पॉलिटिकल फिलोसफी कह रहा हूँ मैं, तो नेचर पे इसलिए डिपेंड नहीं करेगी क्योंकि नेचर अलग अलग भी हो सकते हैं। एक ह्यूमन का नेचर इंटेलिजेंट ह्यूमन है, एक एनिमल का नेचर एनिमल नेचर है। पॉलिटिक्स दोनों में लग रही है, पॉलिटिकल एनिमल ह्यूमन, पॉलिटिकल इंटेलिजेंस ह्यूमन, मतलब पॉलिटिकल थॉट ह्यूमन, अलग अलग टाइम पे। पॉलिटी मतलब चतुराई, चालाकी, कूटनीति। ये कूटनीति एक जानवर भी रच सकता है। तो क्या ये नेचुरल है? हाँ नेचुरल है, नेचर में है। पर ये नेचर में क्या है? कल्पना है, मात्र कल्पना की है। ताकत पाना काल्पनिक ज्ञान की वो है पहचान, क्योंकि काल्पनिक ज्ञान ही वो है वास्तविकता में प्रस्तुत होना। ताकत को कोई सेब आकार नहीं है, मन और बुद्धि का कोई सेब आकार नहीं है, पर व्यवस्थाओं का है, संतुलन का है, समाज का है एक आकार, व्यक्ति का है एक आकार। इसलिए सामाजिक ज्ञान या सामाजिक दर्शन, फिलोसफी व्यवस्थाओं का, विकास का है आकार। जब भी हम किसी चीज़ का विकास करते हैं तो विकास का कुछ आकार में हम विकसित कर रहे होते हैं किसी चीज़ को, बिना आकार के कोई विकास नहीं है। और ऐसे ही जब हम ताकत की बात कर रहे हैं तो ताकत की कोई सीमा नहीं है, काल्पनिक है, जिसकी सीमा नहीं काल्पनिक। नेचुरल में हम नेचर में क्या बात कर रहे हैं? जब प्रकृति की बात कर रहे हैं तो प्रकृति में भी फिलोसफी होती है। फिलोसफी क्या होती है प्रकृति में? नेचुरल फिलोसफी क्या है? इन्वेंट, नई नई चीज़ें। जैसे लॉजिक किसने दिया था? एरिस्टोटल ने दिया था। फिर आइडियलिस्ट, मटेरियलिस्ट,
ये रियलिस्ट तो मटेरियलिस्ट थॉट के नहीं देते, नेचर नहीं देते। एक राइटर कल्पनाएं लिख रहा है जानवरों की अलग अलग, वो जानवर कहाँ से, उसकी ज्योग्राफी से, क्या है, नेचर से लिए है उसने, है। उसने देवी देवता है, धर्म बनाए, मानव सनातन धर्म बनाया, और मुसलमानों ने कुरान बनाई, ये सब बनाए। कहाँ से बनाई? अपनी ज्योग्राफी को देखकर, अपने आप के अस्तित्व को देखकर। क्या है ये? नेचुरल फिलोसफी, नेचर ऑफ फिलोसफी। नेचर के आसपास का वातावरण। कंप्लीट द थ्री कंप्लीट, नेचर, सोशल, और क्या बोलते हैं, काल्पनिक। अब चौथी फिलोसफी क्या होगी? चौथी फिलोसफी जो मैंने कही थी कि रियल फिलोसफी, जो मैं बोल रहा हूँ, मैं इन तीनों फिलोसफी की मिश्रण फिलोसफी बोल दूंगा। ऐसी चीज़ें भी जो हो, ऐसी चीज़ें भी जो ना हो। क्यों? जब मैंने कहा था कि एनिमल फिलोसफी, ह्यूमन फिलोसफी, ह्यूमन पॉलिटिकल, ठीक है, इंटेलिजेंस फिलोसफी में इंटेलिजेंट पॉलिटिकल, कोई पॉलिटिकल इंटेलिजेंस हो तो उसे भी ह्यूमन कह देंगे, एक पॉलिटिकल एनिमल हो उसे भी ह्यूमन कह देंगे। क्यों? वाई? अलग अलग सेक्टर्स आपस में जॉइंट होकर समाज, वो उसमें क्यों बदल रहे, काल्पनिक में क्यों बदल रहे? नेचर के तत्व काल्पनिक में कैसे बदल रहे हैं? क्योंकि आपस में तीनों इंटरकनेक्टेड है फिलोसफीज। जहाँ विकास की बात हो रही है वहाँ पे एक विकास वहीं होगा जहाँ रूलर होगा बढ़िया, जब बुद्धिमान रूलर होगा, जिसे अकल होगी कि क्या करना उचित है, क्या चीज़ अनुचित है। जब उसे उचित अनुचित का ज्ञान है तभी वो समाज का कल्याण कर सकता है, तभी वो प्रथम नागरिक बन सकता है। तभी अगर उसमें मान लो ज्ञान तो है पर चतुराई नहीं है, चालाकी नहीं है, तो वो बन तो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री की तरह प्रधानमंत्री, पर जल्दी फील्डिंग सेट में हो जाएगा, निकल जाएगा। क्यों? सीधा साधा है। इतना सीधा साधा नहीं बनना, चतुराई चाहिए उसमें, फिर परफेक्शन चाहिए। आप जो थॉट्स ले रहे हो तुरंत क्रूड लो। आपका बेटा ही अगर बलात्कार कर रहा है, सीधा अगले दिन फांसी पे चढ़ा दो, बिन सोचे समझे, ना कोई स्टेटमेंट ना वो, तुरंत, कोई इमोशंस नहीं। बाद में देखा जाएगा जो इमोशंस होने लगेंगे। जैसे एक व्यक्ति को तुमने फांसी पे चढ़ा दिया, उसके घर वाले रो रहे हैं, उसी तरह तुम रो। पिता का कर्तव्य अलग और समाज का कर्तव्य अलग, अलग अलग जगह पर अलग अलग रो, जो सही हो। यूँ मत सोचो कि मैं राजा हूँ तो पर्सनल ले लिया राजा, नहीं। तो राजा के टाइम पे राजा, गद्दी के टाइम पे मैं राजा हूँ, और गद्दी पे नहीं हूँ तो राजा नहीं हूँ, मैं एक व्यक्ति हूँ। ये होगी फिलोसफीज। इकोनॉमिकल पे वो, नेचुरल पे मैंने बताई इन्वेंट करने वाली चीज़ें, ठीक है। फिलोसफीज आपस में जब इंटरकनेक्टेड हो जाती है, तीनों चीज़ें मिल जाती है, तो पूर्ण रूप में काल्पनिक ले लेती है। काल्पनिक क्या? जब पैसा, ताकत और सम्मान, मतलब पैसा, ताकत और दिमाग तीनों मिल जाते हैं, तो तीनों की तीनों ताकत को ही परिभाषित करते हैं, ऊंचे ओहदे को रिप्रेजेंट करते हैं। ये ऊंचा ओहदा क्या है? जिसकी कोई लिमिट नहीं है, लिमिटलेस। क्या है? ह्यूमन इंटेलिजेंस लिमिटलेस, बिकॉज हर बार सोचती है कुछ नया और कुछ बेहतर। वो और कुछ बेहतर कभी ये नहीं होता कितनी लिमिट तक बेहतर करना है, नहीं। अगर किसी ने इतना डेवलप कर लिया तो मैं उसको थोड़ा और ऊंचा डेवलप करूँगा। ये ऊंचा ऊंचे की कोई ऊंचाई नहीं है, क्या है? कल्पना है। और ये कल्पनाएं का जब उतरती है तो क्या बनती है? वास्तविकता है। समाप्त हो गया ये वास्तविकता। तो ये होता है वास्तविक फिलोसफी, रियलिटी ऑफ फिलोसफी। रियलिटी ऑफ फिलोसफी क्या है? ह्यूमन के माइंड से अलग चल के ब्रेन ऑफ फिलोसफी। ब्रेन क्या है? यूनिवर्स, यूनिवर्सल फिलोसफी। यूनिवर्सल फिलोसफी मतलब कि ऐसी फिलोसफी जैसे कि सनातन धर्म में आत्मा को बताया शिव, तो शिव का रूप हर जगह बदल रहा है। ये क्या है? यूनिवर्सल फिलोसफी। ये झूठ नहीं है, ये रियल है, बस रूपों का फर्क है। एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स, इन सब चीज़ों की, अगर इन चीज़ों को भी निकाले, कुछ इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव पार्टिकल है, उसी का अपोजिटेंस पार्टिकल प्रोटॉन है, ठीक है। स्वयं अहम, पता चल गया। दो तरह के मन, स्वयं और अहम, ठीक है। अहम कौन? ऊर्जा प्रभावी लेते हैं हम, क्या? इलेक्ट्रॉनिक की तरह। ये ऊर्जा प्रभावी वाला क्या है? जैसे मान के चलो ज्ञान और चतुराई, ज्ञान से ही चतुराई है। एक फैक्ट और लॉजिक, लॉजिक मतलब कनेक्टिवनेस, चालाकी समाज में आती है, ठीक है। ये अहम के रूपक हो गए। क्या ये सब एक ही तरह के हैं, बस रूप बदल रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, तत्व एक ही है सबका, ठीक है। क्या ये?
फिलोसफी, यूनिवर्सल फिलोसफी जो हर जगह वर्क कर रही है। और ये यूनिवर्सल फिलोसफी क्या कहलाएगी? ये यूनिवर्सल फिलोसफी मतलब कि जब इंटेलिजेंस के संग लैंग्वेज मिल रही है, जब मैथमेटिक्स के संग एक लैंग्वेज मिल रही है। मैथमेटिक्स इज यूनिवर्सल लैंग्वेज, और लैंग्वेज क्या है? सर्कमस्टेंसेस। और जब सर्कमस्टेंसेस पर फिलोसफी रची जाती है। फिलोसफी क्या है? एक थ्योरम। वो थ्योरम क्या है? इक्वेशन और स्टेटमेंट दोनों की मिक्सचर। मैथमेटिक्स जो कि आपका दिमाग प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स करता है, कैलकुलेशन करता है, और ये कैलकुलेशन जिस लैंग्वेज में करता है, मैंने बताया था मैथमेटिक्स एक इकोनॉमिस्ट भी है, एक मैथमेटिक्स वो भी है, मैथमेटिक्स एक फिलोसोफर भी है। क्यों? क्योंकि फिलोसोफर पे भी एक लैंग्वेज है। लैंग्वेज क्या? उसका आसपास का सर्कमस्टेंस और उसकी इंटेलिजेंस जो उसको ऑब्जर्व करवा रही है। एक और मॉड्यूल बता दूँ जो अंतिम, मैं अपनी बहन के संग एक गेम खेल रहा। उस गेम में क्या था, मैंने एक डब्बे में छोटे से उसके छोटे छोटे पीस कर दिए कागज़ के। अब मान के चलो मैं उसे ऊपर से उठा के हुआ करके यूँ गिरा रहा। मेरी बहन भी ये समझ के फिर यूँ कुछ देर बाद वो करने लगी, हुआ यूँ करके गिराने लग गई। 1-2 साल की है। मैंने उसको ऊपर रखा, मैंने कहा यूँ करा और यूँ गिरा दिया नीचे। ठीक है, ठीक है। वो भी चीज़ों को समझ रही, पैटर्न समझ रही थी कि वो अपनी उम्र के हिसाब से समझ रही, मैं अपनी उम्र के समझ रहा। गेम एक ही चल रहा है। बच्ची समझ रही है उसे, अच्छा ये चीज़ यहाँ रखी, फिर इसे ऐसे गिरा दिया, तो छोटे छोटे पार्टिकल्स यूँ गिर रहे हैं। बच्चे का दिमाग है कि ऐसे विकास हो रहा है। मैं टीचर, वो स्टूडेंट, मैं उसे पढ़ा रहा हूँ, वो समझ रही है, ठीक है। और उसके संग संग मैं भी समझ रहा हूँ, बस देखने का परसेप्शन अलग है। बच्ची उसे सिंपल मैनर में समझ रही है, मैं उसे कॉम्प्लेक्स में समझ रहा हूँ। मैं समझ रहा हूँ एक फंक्शन को उठाया तो मॉड्यूलस कॉम्प्लेक्स में बदल गया। तो कॉम्प्लेक्स है क्या? जब उछाला तो उछालने के बाद ये जो बदला, ये अलग अलग जो इसके सीक्वेंस बदल गए, ये कॉम्प्लेक्स। इन कॉम्प्लेक्स को अरेंजमेंट कर देंगे तो एक सिंपल स्टेटमेंट में सीक्वेंस वर्क कर जाएगा। आप देख लो, मेरा दिमाग अलग चल रहा है, उसका दिमाग अलग चल रहा है, सिखा दोनों को रहा है, चीज़ एक ही हो रही है, प्रैक्टिकली अप्लाइड। क्या है ये? मैथमेटिक्स, कैलकुलेशन, लैंग्वेज सर्कमस्टेंस है कि, पर मैथमेटिक्स डिपेंड करती है आपका लॉजिकल दिमाग डिपेंड करता है कौन किस चीज़ को कितना समझ रहा है, कौन किस चीज़ को कैसे समझ रहा है। एक ही पैराग्राफ मैंने 10 जनों को दिया, 10 जनों ने अलग अलग तरीके से समझा। क्यों? पैराग्राफ तो एक ही था, सब कुछ एक ही था। एक ही पेज मैंने 10 जनों को दिया, 10 जनों ने अलग अलग तरीके से याद करा, अलग अलग तरीके से परस्यू करा, क्योंकि सबके परसेप्शंस अलग अलग थे। कोई ज़्यादा तीव्र समझ पा रहा, कोई कम। तीव्र कम तो कोई समझ ही नहीं पा रहा, तीव्र कम की बात ही नहीं है, बात है अलग अलग की, डिफरेंट की। क्या पता कोई रीडिंग में अच्छा ना हो तो कोई राइटिंग में अच्छा हो, लिखने में, और जो लिखने में अच्छा हो वो रीडिंग में अच्छा ना हो। जो रीडिंग में अच्छा नहीं है वो लिखने में अच्छा है, और जो लिखने में अच्छा नहीं है वो रीडिंग में अच्छा है। ये तो होता रहता है डिफरेंट, हर किसी की स्पीसीज अलग है, बट ऑल आर ह्यूमंस। मैं अब भी कहता हूँ, ये मैं क्यों कहता हूँ, मेरा एक दोस्त है दिमाग से, वो बार बार मुझे कहता है देखो सब में स्पेशल चीज़ें है। अब मैं उस टाइम पे जेलसी करता था, मैं कहता था नहीं, हम यार वी आर द यूनिक, हम यूनिक हैं, बाकी सब नहीं। तो मैं माँ कहता था कि भाई all are specials, all are different faces, but all are humans, and humans को मैनिपुलेट करा जा सकता है। हाँ, ये चीज़ है।